नमस्कार। कभी सोचा है कि जो राजा, जो साम्राज्य हजारों साल पहले थे, उनके बारे में हमें पता कैसे चलता है? तो चलिए आज हम थोड़ा पीछे चलते हैं और उन सुरागों को ढूंढते हैं जिनकी मदद से इतिहासकार अतीत के पन्ने पलटते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। उस वक्त ना तो कोई चश्मदीद गवाह था, ना ही कोई वीडियो कैमरा, कुछ भी नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम कैसे जानते हैं कि हजारों साल पहले आखिर हुआ क्या था? क्या ये सब बस अंदाजा है या फिर सच तक पहुंचने का कोई रास्ता है भी? इसका जवाब ना एक डिटेक्टिव स्टोरी जैसा है, बिल्कुल। इतिहासकार वो अतीत के जासूस होते हैं। उनका काम है वक्त में बिखरे हुए सुरागों को इकट्ठा करना। और ये जो सुराग है, इन्हें हम मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। आज हम इन्हीं पर गौर करेंगे। तो हमारी ये जो जांच है ये 3 अलग अलग रास्तों से गुजरेगी। सबसे पहले हम फिजिकल क्लूज देखेंगे, मतलब ऐसी चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसके बाद हम लिखे हुए शब्दों को सुनेंगे, यानी पुराने ग्रंथ और दस्तावेज। और आखिर में हम एक अलग नजरिए से देखेंगे, उन लोगों की आंखों से जो बाहर से, दूर देशों से यहाँ आए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सुराग से, पुरातात्विक स्रोत यानी फिजिकल एविडेंस। ये वो ठोस असली चीजें हैं जो वक्त की मार झेल कर भी बच गईं। और यकीन मानिए, हर चीज की अपनी एक अलग ही कहानी है। आर्कियोलॉजी को ना आप इतिहास का फॉरेंसिक साइंस समझ लीजिए। जैसे फॉरेंसिक टीम क्राइम सीन पर सबूत ढूंढती है, आर्कियोलॉजिस्ट जमीन के नीचे दफन सबूत ढूंढते हैं। और भारत में इस फील्ड के पायनियर थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही हमें सिखाया कि जमीन में छुपे राज कैसे खोले जाते हैं। और पता है, कुछ सबसे साफ सुराग तो सीधे पत्थरों पर खुदे हुए मिलते हैं। इन्हें कहते हैं शिलालेख या इंस्क्रिप्शंस। ये बिल्कुल अतीत से भेजे गए मैसेजेस की तरह हैं, जो इतने सालों बाद भी हम तक पहुंच गए हैं। देखिए, ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं हैं, ये इतिहास की खिड़कियां हैं। एक एक करके देखते हैं। जैसे बोगास कोई शिलालेख जो टर्की में मिला, ये वैदिक देवताओं का जिक्र करता है, जो शायद आर्यों के प्रवास की तरफ इशारा करता है। फिर है प्रयाग प्रशस्ति, ये बेसिकली राजा समुद्रगुप्त की जीत की कहानी है। एरण शिलालेख, ये हमें पहली बार सती प्रथा का लिखित सबूत देता है, जो एक बहुत ही दुखद सामाजिक रिवाज था। और भित्री स्तंभ, ये स्कंदगुप्त के समय हूणों के आक्रमण के बारे में बताता है। मतलब हर पत्थर एक अलग ही कहानी सुना रहा है, पजल का एक अलग पीस है। अब बात करते हैं उन छोटे छोटे सुरागों की जो बहुत बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं, सिक्के। इनकी स्टडी को कहते हैं न्यूमिज्मैटिक्स। एक छोटा सा सिक्का हमें बता सकता है कि उस वक्त कौन राजा राज कर रहा था, इकोनॉमी कैसी थी, यहाँ तक कि आर्ट एंड कल्चर कैसा था। समझ लीजिए, हर सिक्का जेब में रखा इतिहास का एक छोटा सा पन्ना है। अब देखिए, ये सिर्फ सोने के सिक्के नहीं हैं, ये इकोनॉमिक स्टोरीज हैं। कुषाण वंश के सिक्के अपनी प्योरिटी के लिए फेमस थे, मतलब सबसे शुद्ध सोने के सिक्के। ये क्या दिखाता है? उनकी दौलत, उनका मजबूत व्यापार। वहीं दूसरी तरफ गुप्तों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए, क्वांटिटी। इससे उनके विशाल साम्राज्य और उनकी पावर का पता चलता है। तो एक तरफ क्वालिटी, दूसरी तरफ क्वांटिटी, दो अलग अलग साम्राज्य, दो अलग अलग कहानियां सिर्फ धातु के टुकड़ों से पता चलती हैं। और सुराग यहीं खत्म नहीं होते। सुराग तो हर जगह हैं। पटना के कुम्हरार में मौर्य महल के खंडर, सोचिए कितना शानदार रहा होगा। अशोक और दशरथ ने जो गुफाएं आजीविकों को गिफ्ट की थी, वो उनकी उदारता दिखाती हैं। गांधार शैली में बनी बुद्ध की शुरुआती मूर्तियां या अजंता की पेंटिंग्स, ये सब हमें उस दौर के लोगों के विश्वास और उनके कलात्मक टैलेंट की एक झलक देती हैं। ओके, तो फिजिकल क्लूज की बात हो गई। अब वक्त है पुरानी आवाजों को सुनने का। अब हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों की, मतलब उस दौर के लोगों के लिखे हुए बयान। ये हमें उनके दिमाग के अंदर झांकने का मौका देते हैं, ये समझने का कि वो सोचते क्या थे, उनके विश्वास क्या थे, उनका समाज कैसा था। तो शुरुआत करते हैं वेदों से। ये सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं हैं, ये प्राचीन भारत की आत्मा में झांकने जैसा है। ऋग्वेद में उनकी प्रार्थनाएं हैं, सामवेद, यहाँ से हमें संगीत का सबसे पहला रेफरेंस मिलता है। यजुर्वेद में उनके अनुष्ठान, उनके यज्ञ के नियम हैं। और अथर्ववेद, ये हमें उनके रोजमर्रा के विश्वासों, जादू टोने और अंधविश्वासों के बारे में बताता है। वैदिक ग्रंथों के अलावा भी बहुत कुछ है। बौद्ध और जैन ग्रंथ भी हमें गजब के सुराग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मौर्य इतिहास के लिए बौद्ध ग्रंथ एक बहुत बड़ा स्रोत हैं।
मिलिंद पन्हो नाम की एक किताब है। इसमें एक इंडो ग्रीक राजा मिनांडर और एक बौद्ध भिक्षु के बीच फिलोसॉफिकल डिबेट है। अमेजिंग। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र हमें उस वक्त के पॉलिटिकल मैप का एक स्नैपशॉट देता है, जिसमें 16 महाजनपदों यानी 16 बड़े बड़े राज्यों की लिस्ट है। और हाँ, इतिहास सिर्फ धर्म के बारे में नहीं होता। हमारे पास ऐसे ग्रंथ भी हैं जो शासन और समाज के बारे में बताते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये समझ लीजिए उस जमाने की हाउ टू रूल की हैंडबुक है। मौर्य प्रशासन कैसे चलता था, सब इसमें है। कल्हण की राजतरंगिणी, ये कश्मीर की एक प्रॉपर सिस्टमैटिक हिस्ट्री है। और पाणिनि की अष्टाध्यायी है तो ये संस्कृत ग्रामर की किताब, लेकिन अनजाने में ये हमें मौर्यों से पहले के भारत की एक झलक दे जाती है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी सुराग पर। इसके लिए हम एक बाहरी व्यक्ति का नजरिया अपनाएंगे, विदेशी यात्रियों के विवरण। ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि ये लोग वो चीजें नोटिस करते थे जिन्हें यहाँ के स्थानीय लोग रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा समझकर नजरअंदाज कर देते थे। ये थे इतिहास के स्वतंत्र पर्यवेक्षक। और भारत हमेशा से दुनिया भर के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। प्राचीन यूनानियों जैसे मेगस्थनीज से लेकर चीनी बौद्ध भिक्षुकों फाहियान और हुइनसांग तक, और फिर बाद में अल-बिरूनी जैसे अरबी विद्वानों तक। सदियों से जिज्ञासु यात्री यहाँ आते रहे और अपने अनुभव लिखकर छोड़ते गए। मेगास्थनीज का ही उदाहरण लेते हैं। वो एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। उसने किताब लिखी इंडिका। भले ही ये किताब आज पूरी नहीं मिलती, टुकड़ों में है, लेकिन इससे हमें मौर्यकालीन भारत के समाज, सरकार और रोजमर्रा की जिंदगी की इतनी विस्तृत तस्वीर मिलती है, ऐसी जानकारी जो कहीं और नहीं मिलती। फिर कई सदियों बाद एक चीनी बौद्ध भिक्षु हुइनसांग भारत आए। उनका यात्रा वृत्तांत सीयू की राजा हर्षवर्धन के समय के भारत का एक बेहतरीन रिकॉर्ड है। उस वक्त का समाज कैसा था, धर्म, राजनीति, सब कुछ। और फिर अल-बिरूनी, एक अरबी विद्वान। उनकी किताब किताबुल हिंद सिर्फ एक यात्रा कहानी नहीं है, ये 11वीं सदी के भारतीय विज्ञान, धर्म और समाज का एक गहरा विश्लेषण है, जो एक ब्रिलियंट बाहरी व्यक्ति ने लिखा है। तो अब देखिए, हमारे पास 3 तरह के सुराग हैं, भौतिक, साहित्यिक और विदेशी विवरण। लेकिन एक इतिहासकार का असली काम अब शुरू होता है, इन अलग अलग टुकड़ों को उठाना और उन्हें जोड़कर एक सुसंगत कहानी बनाना। और ये ही सबसे ज़रूरी बात है। कोई एक शिलालेख या कोई एक किताब या किसी एक यात्री का विवरण पूरी कहानी नहीं बता सकता। हर स्रोत का अपना पूर्वाग्रह होता है, अपना दृष्टिकोण होता है। इतिहास की इस पहेली को सुलझाने के लिए सभी सबूतों को एक दूसरे के सामने रखकर क्रॉस चेक करना पड़ता है। ये प्रक्रिया एक 3 चरणीय जांच की तरह है। कदम 1, इतिहासकार भौतिक साक्ष्यों का विश्लेषण करते हैं। कदम 2, फिर वो लिखे हुए रिकॉर्ड की व्याख्या करके उसमें संदर्भ जोड़ते हैं। और कदम 3, आखिर में वो इन सबको विदेशी यात्रियों के विवरणों से पुष्ट करते हैं, यानी क्रॉस चेक करते हैं। जब ये तीनों स्रोत एक ही तरफ इशारा करते हैं, तब हम जानते हैं कि हम सच के काफी करीब हैं। तो अगली बार जब भी प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ पढ़ें या सुने, तो याद रखिएगा कि ये जानकारी हम तक आई कैसे। ये पत्थर पर लिखे शब्दों, ताड़ के पत्तों पर लिखे ग्रंथों और दूर देश से आए यात्रियों की डायरियों से बना एक मोज़ैक है, जिसे इतिहासकारों ने बड़ी मेहनत से जोड़कर तैयार किया है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। हम जो जानते हैं वो तो कमाल का है ही, लेकिन उन अनगिनत कहानियों, उन साम्राज्यों और उन लोगों का क्या, जिन्होंने अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा? शायद इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा हमेशा के लिए खो चुका है। सोचने वाली बात है ना? सोचिए, एक ऐसा वक्त जब लिखने पढ़ने का कोई जरिया ही नहीं था, तो जिंदगी कैसी होती होगी। चलिए आज हम एक ऐसे ही सफर पर चलते हैं, समय में बहुत बहुत पीछे, इंसानियत के सबसे पहले और सबसे लंबे चैप्टर में, जिसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक युग। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई किताब ही नहीं, कोई लिखा हुआ दस्तावेज ही नहीं, तो फिर हम 5 लाख साल पुरानी कहानी को पढ़ते कैसे हैं? आखिर कैसे जुड़ते हैं इस बहुत बड़ी पहेली के सारे टुकड़े? आइए इसी को समझते हैं। देखिए, ये वो कहानी है ना जो स्याही और कागज पर नहीं, बल्कि पत्थरों पर, हड्डियों पर और तांबरे पर लिखी गई है। असल में ये हमारे पूर्वजों के छोड़े हुए वो सुराग हैं, वो सबूत हैं जो हमें बताते हैं कि उन्होंने कैसे संघर्ष किया, कैसे वो जिंदा रहे।
तो हमारे सफर की शुरुआत होती है पुरा पाषाण काल से, यानी ओल्ड स्टोन एज। और ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था। हम बात कर रहे हैं 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक के समय की। जरा सोचकर देखिए, ये तो हमारे पूरे मानव इतिहास का 99% से भी ज्यादा हिस्सा है। कमाल है ना। अब ये जो इतना लंबा समय था, इसे बेहतर समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। और जानते हैं इस बंटवारे का आधार क्या है? सिर्फ एक चीज, टेक्नोलॉजी। अब ये बड़ा दिलचस्प है। यहां हम देख सकते हैं कि कैसे औजार बनाने की कला धीरे धीरे विकसित हुई। मतलब ये एक तरह का टेक अपग्रेड था। शुरुआत हुई भारी भरकम ऑल पर्पस टूल से, और फिर धीरे धीरे इंसान ज्यादा स्पेशलाइज्ड, ज्यादा सटीक और तेज धार वाले औजार बनाने लगा। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी ने भारी हथौड़े की जगह एक धारदार चाकू का इस्तेमाल करना सीख लिया हो। ये सिर्फ ताकत से काम लेने की जगह दिमाग और प्रिसिजन, मतलब सटीकता का इस्तेमाल करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। और इसी बदलाव ने शुरुआती इंसानों को बदलती हुई दुनिया में सर्वाइव करने में मदद की। अच्छा, तो ये लोग रहते कहाँ थे? ज्यादातर नदी घाटियों के पास। आप इन घाटियों को जमाने का हाईवे और सुपरमार्केट समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पानी था, औजार बनाने के लिए बढ़िया पत्थर थे, और सबसे जरूरी बात, पानी की वजह से जानवर भी यहीं आते थे। मतलब जिंदगी के लिए जो कुछ भी चाहिए सब एक ही जगह पर मौजूद था। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं मध्य पाषाण युग पर। यह दौर था लगभग 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व का, और ये एक ट्रांजिशन का दौर था। एक ऐसा वक्त जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी। जरा कल्पना कीजिए, दुनिया गर्म हो रही थी। हजारों सालों से जमी हुई बर्फ अब पिघल रही थी। चारों तरफ हरियाली छा रही थी। नए नए जंगल उग रहे थे, और इन जंगलों में नए तरह के जानवर भी आ रहे थे। जाहिर है, इस बदलती दुनिया में जीने के लिए अब नए तरीकों और नए औजारों की जरूरत पड़ने वाली थी। और यहीं पर एंट्री होती है माइक्रोलिथ की। ये क्या थे? ये थे छोटे लेकिन बहुत ही कारगर, तेज धार वाले पत्थर के औजार। ये एक तरह से शिकार की टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। क्यों? क्योंकि अब इंसान छोटे और तेज भागने वाले जानवरों का शिकार भी आसानी से कर सकता था। यही वो समय था जब इंसान और जानवरों का रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया। आग पर तो कंट्रोल हम कर ही चुके थे, पर अब हमने कुछ और भी करना शुरू किया, जानवरों को पालतू बनाना। और जानते हैं हमारा सबसे पहला एनिमल कंपेनियन कौन बना? कुत्ता। इंसानों और कुत्तों की दोस्ती की शुरुआत यहीं से हुई। ठीक है, अब तक हमने जो भी देखा वो सब बदलने वाला है। अब हम आ पहुंचे हैं मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति पर, नवपाषाण युग या न्यू स्टोन एज। लगभग 6,000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ ये वो दौर था जिसने हमारी दुनिया की तस्वीर ही बदल दी। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक रेवोल्यूशन था। इंसान अब सिर्फ खाने की तलाश में भटक नहीं रहा था, बल्कि वो अब खाना उगा रहा था। मतलब हम फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गए। और बस इसी एक बदलाव ने गांव, बस्तियां और एक जगह टिककर रहने की नींव डाल दी। अब ये जो नई लाइफस्टाइल थी, इसे सपोर्ट करने के लिए एक पूरा नियोलिथिक टूल किट तैयार हुआ। इसमें खेती थी, पशुपालन था, मिट्टी के बर्तन और पहिए जैसी कमाल की चीजें थी। और इन सब ने मिलकर बसे हुए गांव की हकीकत को मुमकिन बनाया। और इन सब चीज़ों के सबूत हमें आज भी मिलते हैं। पूरे सब कॉन्टिनेंट में ऐसी कई जगह हैं जो इन फर्स्ट्स की गवाही देती हैं, जैसे कि मेहरगढ़, जहां हमें खेती के सबसे पुराने सबूत मिलते हैं, यहां तक कि कपास भी। या फिर कोल्डी हवा, जहां सबसे पहले चावल उगाए जाने के निशान हैं। कभी कभी ना इतिहास हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाता है जो बहुत पर्सनल लगती हैं। जैसे कश्मीर में बुर्ज होम नाम की एक जगह है। वहां खुदाई में इंसानों को उनके कुत्तों के साथ दफनाया हुआ पाया गया। ये हमें बताता है कि इंसानों और उनके पालतू जानवरों का ये जो गहरा रिश्ता है, ये आज की बात नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। तो पाषाण युग यानी स्टोन एज कोई एक दिन में खत्म नहीं हो गया। ये धीरे धीरे एक नए युग में ढल गया। एक ऐसा युग जिसकी पहचान अब पत्थर नहीं बल्कि एक नई चमकदार धातु थी, और वो थी तांबा। इस दौर को हम कहते हैं ताम्र पाषाण युग या चैल्कोलिथिक एज। मतलब तांबा और पत्थर दोनों का इस्तेमाल हो रहा था। ये असल में मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान में इंसान के पहले कदम थे। एक ऐसी स्किल जो भविष्य में सिर्फ औजार नहीं बल्कि बड़े बड़े साम्राज्य गढ़ने वाली थी। और इस दौर में भारत के अलग अलग हिस्सों में कई संस्कृतियां पनप रही थीं।
जैसे राजस्थान में आहार कल्चर था, जो धातु को गलाने और उससे चीजें बनाने में माहिर थे। वहीं महाराष्ट्र में ज़ोरवे कल्चर था, जहां हमें उस दौर की सबसे बड़ी बड़ी बस्तियां देखने को मिलती हैं। तो कुल मिलाकर ये किसी चीज का अंत नहीं था, बल्कि एक नए टेक्नोलॉजिकल युग की शुरुआत थी। देखिए, पत्थर ने इंसान को जिंदा रहना सिखाया, सर्वाइवल दिया, लेकिन तांबे ने उसे ताकत दी। अब सवाल ये था कि इस नई ताकत से इंसान क्या बनाएगा, क्या गढ़ेगा? और इसी सवाल का जवाब हमें आने वाले समय की महान सभ्यताओं और शहरों की कहानी में मिलेगा। नमस्कार, चलिए आज एक टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे चलते हैं साढ़े 4,000 साल पीछे, एक ऐसी दुनिया में जहां हमारे पूर्वजों ने उस जमाने में ही आज के स्मार्ट सिटीज जैसे शहर बसा दिए थे। तो तैयार हो जाइए सिंधु घाटी सभ्यता के इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए। सोचिए जरा, आज से 4500 साल पहले जब इजिप्ट में गीजा के पिरामिड बन रहे थे, ठीक उसी वक्त भारत में एक स्मार्ट सिटी मौजूद थी। जी हां, ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये असलियत थी। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो उस जमाने की बड़ी बड़ी ताकतों इजिप्ट और मेसोपोटामिया के टक्कर की थी। तो इस रोमांचक सफर में हम देखने क्या-क्या वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये खोई हुई सभ्यता आखिर मिली कैसे। फिर हम नापेंगे इसके विशाल साम्राज्य को और घुसेंगे कांस्य युग की उन स्मार्ट सिटीज में। हम इनके शहरों के राज खोलेंगे, इनकी इकोनॉमी का इंजन समझेंगे और आखिर में उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि ये लोग गए कहां। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1921 से, जब दयाराम साहनी ने जमीन के नीचे दबे एक पूरे के पूरे शहर को खोज निकाला। इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। ये ब्रॉन्ज एज की उन गिनी चुनी सभ्यताओं में से थी जिसने शहरों में जीना सीखा, और इसका जो गोल्डन पीरियड था वो था 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच का। और जब हम साम्राज्य की बात करते हैं ना, तो ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था। इसका फैलाव इतना ज्यादा था कि सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। जरा इस नक्शे को देखिए। ये सभ्यता एक बहुत बड़े ट्रायंगल जैसी थी, जो आज के भारत पाकिस्तान से भी बड़ी थी, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सोचकर देखिए, उत्तर में कश्मीर की वादियों से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक और पूर्व में यूपी से लेकर पश्चिम में ईरान के बॉर्डर तक, सब इनका ही राज था। लेकिन इस सभ्यता का असली जादू इनके शहरों में था। इनकी अर्बन प्लानिंग इतनी कमाल की थी कि इन्हें कांस्य युग की स्मार्ट सिटीज कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इनके लगभग हर शहर की एक खास बनावट थी, जो 2 हिस्सों में बटी थी। एक था ऊंचाई पे बना अपर टाउन या दुर्ग, जिसके चारों तरफ किलेबंदी होती थी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ शासक वर्ग और बड़े अधिकारी रहते थे, और यहीं शहर के बड़े बड़े अन्न भंडार भी होते थे। और फिर नीचे था लोअर टाउन, जहां आम लोगों की बस्तियां थी। अब इनकी प्लानिंग की 3 ऐसी बातें हैं जो आज के मॉडर्न इंजीनियर्स को भी हैरान कर देती हैं। सबसे पहले सड़कें, एकदम सीधी, जो एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्रीज पे काटती थी, मतलब एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न, जैसे आज न्यूयॉर्क में दिखता है। दूसरा, हर घर पक्की ईंटों से बना था, और कमाल की बात यह कि हर ईंट का साइज स्टैंडर्ड था। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ी बात है, वो था इनका वर्ल्ड क्लास अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। उस जमाने में ऐसा कुछ दुनिया में कहीं और था ही नहीं। लेकिन हर नियम का एक अपवाद तो होता ही है ना? धोलावीरा में हमें एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। ये शहर 2 नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बटा था, सिटिडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। और इसी बात ने इस शहर को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया है। तो चलिए अब इन शहरों के खंडहरों में चलते हैं और देखते हैं कि खुदाई में मिली चीजें हमें उस दौर के जिंदगी की क्या-क्या कहानियां सुनाती हैं। हमारा पहला स्टॉप है मोहनजोदड़ो। इस नाम का मतलब है मुर्दों का टीला। ये नाम ही अपने आप में एक मिस्ट्री की तरफ इशारा करता है, और ये शहर इस सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर केंद्र था। यहाँ खुदाई में मिला ग्रेट बाथ, जो एक बहुत बड़े स्विमिंग पूल जैसा है, शायद किसी धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल होता था। यहीं पर मिली शहर की सबसे बड़ी इमारत, ग्रेट ग्रैनरी, जहां पूरे शहर का अनाज रखा जाता था। और हां, इतिहास की सबसे मशहूर कलाकृतियों में से एक, कांस्य की डांसिंग गर्ल और पशुपति की मोहर, ये भी इसी शहर की देन है। अब चलते हैं हड़प्पा, उस जगह पर जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई। ये वो पहला शहर था जो खोजा गया, और इसी के नाम पर इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा में एक लाइन से बने 6 अन्न भंडार मिले हैं,
जो बताते हैं कि अनाज जमा करना इनके लिए कितना जरूरी था। यहाँ R37 नाम का एक कब्रिस्तान भी मिला, और सबसे मजेदार बात, यहाँ से सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न यानी एक सिंग वाले जानवर की मोहरें मिली हैं। ये जानवर आज भी एक पहेली बना हुआ है। अब हम पहुंच गए हैं गुजरात के लोथल में, जिसे उस जमाने का मैनचेस्टर कहा जाता था। अब इस नाम से ही कोई समझ सकता है कि ये कितना बड़ा इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग हब रहा होगा। लोथल में दुनिया का सबसे पुराना आर्टिफिशियल डॉकयार्ड यानी कि मानव निर्मित बंदरगाह मिला है, जहां से समुद्री जहाज दूर दूर तक व्यापार करने जाते थे। यहीं हमें पहली बार चावल की खेती के सबूत भी मिले, और एक ऐसी कब्र मिली जिसमें एक पुरुष और महिला को एक साथ दफनाया गया था, जो आज भी कई सवाल खड़े करती है। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े बड़े शहर और इतना विशाल साम्राज्य आखिर चलता कैसे था। चलिए अब इनकी इकोनॉमी के इंजन को थोड़ा करीब से देखते हैं। इनकी इकोनॉमी के 3 मजबूत पहिए थे। पहला था खेती, जहां ये गेहूं, जौ और दुनिया में पहली बार कपास उगा रहे थे। दूसरा था पशुपालन, जिसमें बकरी और भैंस इनके मेन साथी थे। और तीसरा था इनका ट्रेड, जो बिना सिक्कों के चलता था। जी हां, ये लोग सामान के बदले सामान लेते देते थे, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। इनका ट्रेडिंग नेटवर्क तो आज के ग्लोबल ट्रेड जैसा ही था। इस टेबल में देखिए, कर्नाटक की खानों से चमकता हुआ सोना आता था, राजस्थान से हथियार और औजार बनाने के लिए तांबा, और तो और अफगानिस्तान की पहाड़ियों से कीमती नीला पत्थर लैपिस लजूली मंगाया जाता था। और इतने बड़े व्यापार में धोखे की कोई गुंजाइश नहीं थी। इनके वजन करने का सिस्टम कमाल का था। ये बाइनरी सिस्टम पर बेस था, और हर वजन 16 के मल्टीपल में होता था। 16, 32, 64। कुछ याद आया? ये आज के कंप्यूटर सिस्टम से कितना मिलता जुलता है ना? पर इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है इनकी लिखाई। ये तस्वीरों वाली एक लिपि है, जिसे बोस्ट्रोफेडेंट तरीके से लिखा जाता था। मतलब जैसे किसान खेत जोतता है, वैसे ही एक लाइन सीधी तो अगली उल्टी, एक लाइन दाएं से बाएं तो अगली लाइन बाएं से दाएं। और दुख की बात यह है कि हजारों कोशिशों के बाद भी आज तक कोई इसे पढ़ नहीं पाया है। और अब हम आ पहुंचे हैं इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे अनसुलझे सवाल पर। एक सभ्यता जो इतनी एडवांस्ड थी, इतनी बड़ी थी और इतनी ऑर्गेनाइज थी, वो आखिर रातों रात गायब कैसे हो गई? इस रहस्य को सुलझाने के लिए इतिहासकारों ने कई थ्योरीज दी हैं। व्हीलर जैसे कुछ विद्वान मानते हैं कि बाहर से आए आर्यों ने इन पर हमला कर दिया। वहीं मैके और राव का कहना है कि सिंधु नदी में आई भयानक बाढ़ सब कुछ बहा ले गई। एएन घोष क्लाइमेट चेंज को वजह बताते हैं, जिससे नदियां सूख गईं। और एमआर साहनी का मानना है कि किसी बड़े भूकंप ने जमीन का नक्शा ही बदल दिया होगा। तो क्या वो बाढ़ थी, सूखा था, या फिर कोई हमला? सिंधु घाटी का अंत आज भी इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। कोई एक अकेली थ्योरी हर सवाल का जवाब नहीं दे पाती। शायद सच्चाई इन सब में कहीं छिपी है। आज के दौर में सबसे मजबूत थ्योरी कौन सी है? ये सवाल आज भी दुनिया भर के इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करता है। नमस्कार, चलिए आज बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के उस दौर की जिसने आने वाले हजारों सालों के लिए भारत की नींव रखी, यानी वैदिक युग की। ये एक सफर है भजनों और कहानियों से लेकर विशाल साम्राज्यों तक का। तो इस दिलचस्प दौर को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। फिर हम उन पवित्र ग्रंथों की दुनिया में उतरेंगे जो उस समय के बारे में हमें बताते हैं, और आखिर में जानेंगे कि समाज में इतने बड़े बदलाव कैसे और क्यों आए। हमारी कहानी शुरू होती है करीब 1500 ईसा पूर्व से। देखिए, ये कोई एक जैसा समय नहीं था, बल्कि इसे 2 बहुत ही अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, और दोनों की अपनी अपनी खासियतें हैं जो हम आगे देखेंगे। यहां हम देख सकते हैं कि वैदिक युग को कैसे बांटा गया है। शुरुआती दौर यानी ऋग्वेदिक काल, जिसकी सारी जानकारी हमें इसके सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद से मिलती है। और फिर आता है उत्तर वैदिक काल, जिसमें एक नाटकीय बदलाव देखने को मिलता है। साहित्य का तो जैसे विस्फोट ही हो जाता है और समाज पूरी तरह से बदल जाता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम बात किन लोगों की कर रहे हैं। अच्छा, ये लोग खुद को आर्य कहते थे। संस्कृत में इस शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। माना जाता है कि ये एक इंडो यूरोपीय भाषा बोलने वाले लोग थे जो 1500 ईसा पूर्व से पहले सप्त सिंधु वाले इलाके में आकर बस गए थे। इन लोगों के लिए उनका भूगोल, मतलब उनका इलाका, सब कुछ था। उनकी पूरी दुनिया 7 नदियों की भूमि के इर्द गिर्द घूमती थी, जिसे सप्त सिंधु कहा जाता था।
ये नदियां उनकी जिंदगी की लाइफलाइन थीं और उनके ये प्राचीन नाम, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, उनके पवित्र ग्रंथों में बार बार आते हैं। अब सवाल यह है कि हमें इस दौर के बारे में पता कैसे चलता है? तो इसका जवाब है उनके साहित्य से। वेद यानी पवित्र ग्रंथ इतने ज्यादा जरूरी थे कि उन्होंने पूरी सभ्यता को ही अपना नाम दे दिया, वैदिक युग। वेद ही इस पूरी दुनिया का आधार हैं। और एक बात समझना बहुत जरूरी है कि इन्हें अपौरुषेय माना जाता था। मतलब ये इंसानों ने नहीं बल्कि सीधे देवताओं ने रचे हैं। और कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं, उन्हें इन दिव्य संदेशों को इकट्ठा करने का श्रेय दिया जाता है। सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद का जब हम विश्लेषण करते हैं तो हमें देवताओं की अहमियत के बारे में बड़े दिलचस्प सुराग मिलते हैं। सिर्फ ये गिनकर कि किस देवता का नाम कितनी बार आया है, एक साफ हायरार्की नजर आती है। युद्ध और बारिश के देवता इंद्र सबसे ऊपर हैं, जिनका जिक्र लगभग 290 बार हुआ है। ऋग्वेद के जो हिस्से बाद में जोड़े गए, उनमें हमें कुछ ऐसा मिलता है जिसका भारतीय समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा। पुरुष सूक्त नाम का एक भजन है जिसमें पहली बार 4 सामाजिक वर्गों या वर्णों का जिक्र है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कह सकते हैं कि यह आने वाले समाज का एक खाका तैयार कर रहा था। पर ऋग्वेद तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद 3 और वेद आए और हरेक की अपनी अलग खासियत थी। सामवेद धुनों की किताब थी, जिसे भारतीय संगीत की जड़ माना जाता है। यजुर्वेद यज्ञ और अनुष्ठानों के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड थी। और अथर्ववेद, वो तो जादू टोने, मंत्रों और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी जड़ी बूटियों का एक बड़ा ही दिलचस्प संग्रह था। देखिए, वेद इतने महत्वपूर्ण थे कि उनको सही से समझने के लिए कई और विज्ञानों का विकास हुआ। इन्हें वेदांग या वेदों के अंग कहा जाता था। इनमें उच्चारण यानी शिक्षा से लेकर खगोल विज्ञान यानी ज्योतिष तक सब कुछ शामिल था, ताकि ये पक्का किया जा सके कि सारे अनुष्ठान सही समय पर और सही तरीके से हों। इस दौर में सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं लिखे जा रहे थे। भारत के महान महाकाव्यों में से एक महाभारत का विकास भी इसी समय हुआ। ये एक छोटी कहानी के रूप में शुरू हुआ, जिसे जय संहिता कहते थे, और फिर सदियों तक ये बढ़ता गया। इसमें नई नई कहानियां और विचार जुड़ते गए, जब तक कि ये 1 लाख श्लोकों का वो महाकाव्य नहीं बन गया जिसे हम आज जानते हैं। तो इन सभी ग्रंथों और रीति रिवाजों के पीछे उन शुरुआती वैदिक लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आखिर थी कैसे? खैर, ग्रंथ हमें एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जो आज की दुनिया से बहुत बहुत अलग थी। उस जमाने में बड़े बड़े साम्राज्य या शहर नहीं हुआ करते थे। जिंदगी जो थी वो कबीलों के इर्द गिर्द घूमती थी और अर्थव्यवस्था पशुपालन पर आधारित थी। और सबसे दिलचस्प बात ये कि उस समय दौलत का पैमाना सोना चांदी नहीं बल्कि गायें थीं। यहां तक कि लड़ाई के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता था वो था गविष्ठी, जिसका सीधा सा मतलब है गायों की खोज। इससे ही सब कुछ साफ हो जाता है। सत्ता की खींचातान सिर्फ युद्ध के मैदान पर ही नहीं थी, बल्कि राजा के दरबार में भी चलती थी। 2 मुख्य पुरोहित थे, विश्वामित्र और वशिष्ठ, जो 2 अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते थे। एक ज्यादा उदार तो दूसरा ज्यादा रूढ़िवादी। इससे पता चलता है कि उस जमाने में भी विचारों का टकराव होता था। राजा अकेले ही सारे फैसले नहीं लेता था। उस समय कई जनजातीय सभाएं थीं, जहां मिलकर फैसले लिए जाते थे। सभा बड़े बुजुर्गों के लिए थी और समिति आम लोगों के लिए। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि महिलाएं भी इन सभाओं में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती थीं, अपनी बात रखती थीं। लेकिन ये व्यवस्था हमेशा कायम नहीं रहने वाली थी। ऋग्वेदिक काल की वो कबीलाई और पशुचारण वाली दुनिया हमेशा के लिए नहीं रहने वाली थी। लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हुआ, जिसने समाज की नींव हिला दी और एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत की। तो इस बदलाव की वजह क्या थी? एक शब्द में कहें तो लोहा। लोहे के औजारों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल ने लोगों को घने जंगल साफ करने और खेती करने लायक बनाया। इसका नतीजा ज्यादा अनाज, बड़ी बस्तियां और पहले राज्यों यानी जनपदों का उदय। राज्यों के उदय के साथ ही राजा की भूमिका भी बदल गई। अब राजन सिर्फ एक कबीले का मुखिया नहीं था जिसे सभा चुनती हो। नहीं, अब ये पद वंशानुगत हो गया और राजा की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब वो सिर्फ लोगों पर नहीं बल्कि एक पूरे इलाके, एक राष्ट्र पर शासन करता था। जाहिर है, जब राजा की ताकत बढ़ी तो जनजातीय सभाओं का असर कम हो गया, उनका प्रभाव घटता गया और सबसे पुरानी सभा विदत तो पूरी तरह से खत्म ही हो गई।
और सत्ता के इस केंद्रीकरण के साथ एक और बड़ा बदलाव आया। महिलाओं के सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी गई, जो शुरुआती दौर से बिल्कुल उल्टा था। अब एक शक्तिशाली राजा अकेले तो राज कर नहीं सकता था, तो बढ़ते हुए राज्य को संभालने के लिए अधिकारियों का एक नया वर्ग सामने आया, जिन्हें रत्निन या दरबार के रत्न कहा जाता था। इनमें मुख्य रानी और युवराज से लेकर खजांची और शाही सारथी तक सभी शामिल थे। एक आधुनिक राज्य का ढांचा तैयार हो रहा था। तो चुने हुए मुखिया से लेकर वंशानुगत राजाओं तक और आम सभाओं से लेकर शक्तिशाली राजतंत्रों तक वैदिक युग कोई ठहरा हुआ समय नहीं था। ये बदलाव का एक ऐसा दौर था जिसने उन सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विचारों को जन्म दिया जिन्होंने आने वाली सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप को एक नई दिशा दी। सोचने वाली बात यह है कि ये प्राचीन बदलाव आज भी हमारे समाज में किस तरह से अपनी मौजूदगी दिखाते हैं। जैन धर्म यानी विजेताओं का मार्ग। लेकिन ये कैसी जीत है और कौन है ये विजेता, ये विक्टर्स? आइए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और इस बेहद प्राचीन दर्शन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसकी जड़ें जैन शब्द में ही छिपी हैं। ये शब्द आया है संस्कृत के जिन से, और जिन का मतलब होता है विजेता। पर जरा रुकिए, ये कोई जंग के मैदान वाला विजेता नहीं है। नहीं, ये वो विजेता है जिसने अपनी इंद्रियों को, अपने गुस्से को, अपनी इच्छाओं को, मतलब खुद को जीत लिया हो। ये एक स्पिरिचुअल विक्ट्री है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे ये आध्यात्मिक विजेता, और इन्होंने दुनिया को ऐसा कौन सा रास्ता दिखाया? अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी उन पथ प्रदर्शकों की, फिर हम मिलेंगे अंतिम गुरु महावीर से। इसके बाद समझेंगे इनकी शिक्षाओं को और देखेंगे कि ये धर्म कैसे संगठित हुआ और कैसे दो हिस्सों में बंट गया। और हाँ, आखिर में हम इसकी शानदार कला और साहित्य की विरासत पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विजेताओं के इस मार्ग से। इस रास्ते को दिखाने वालों को कहा जाता है तीर्थंकर। इसका सीधा सा मतलब है पाथ फाइंडर्स, यानी रास्ता बनाने वाले। जैन परंपरा के अनुसार ये जो समय है ना, ये एक चक्र की तरह है जो हमेशा चलता रहता है। और हमारे इस दौर में, इस कॉस्मिक एज में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। सोचिए, 24। ये वो महान लोग थे जिन्होंने पहले खुद मुक्ति का रास्ता ढूंढा और फिर पूरी इंसानियत के लिए उसे खोल दिया। अब इन 24 में से कुछ को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हैं ऋषभ देव, पहले तीर्थंकर, जिनका प्रतीक है बैल। फिर आते हैं 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, जिनका प्रतीक है शंख। और दिलचस्प बात यह है कि इनका जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है। इससे पता चलता है कि जैन धर्म की जड़ें कितनी पुरानी है। और इनके बाद आते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिन्होंने वो 4 महान व्रत दिए जो आगे चलकर जैन धर्म की नींव बने। और फिर पार्श्वनाथ के बाद इस कड़ी में आते हैं अंतिम और शायद सबसे जाने माने गुरु महावीर। वो 24वें तीर्थंकर थे जिन्हें आज हम जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण चेहरा मानते हैं। तो महावीर असल में थे कौन? चलिए एक नजर डालते हैं। वो एक क्षत्रिय राजकुमार थे, ज्ञात्रक वंश के। जन्म हुआ था वैशाली के पास कुंडग्राम में। उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला। उनकी पत्नी थी यशोदा। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, जब उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया तो उनके पहले शिष्य कोई और नहीं बल्कि उनके अपने दामाद जमाली थे। उनके जीवन की ये टाइमलाइन, ये उनकी पूरी यात्रा को दिखाती है। सोचिए, 30 साल की उम्र में एक राजकुमार सब कुछ, राजपाट, परिवार सब छोड़कर निकल पड़ता है। फिर पूरे 12 साल की कठिन तपस्या, और तब जाकर 42 साल की उम्र में उन्हें मिलता है कैवल्य, मतलब एब्सोल्यूट एनलाइटनमेंट, परम ज्ञान। और इसी ज्ञान के बाद वो महावीर और जिन कहलाए। और आखिर में 72 साल की उम्र में पावापुरी में उन्हें निर्वाण मिला, यानी जन्म मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए आज़ादी। तो आखिर महावीर ने सिखाया क्या? उनकी शिक्षाओं का निचोड़ क्या था? चलिए अब सीधे जैन दर्शन के कोर में चलते हैं और इसके सबसे जरूरी सिद्धांतों को समझते हैं। इस पूरे दर्शन की नींव टिकी है 3 चीजों पर, जिन्हें कहते हैं त्रिरत्न या 3 जूल्स। देखिए, बहुत लॉजिकल है। पहला, सम्यक दर्शन यानी राइट फेथ, मतलब सत्य में आपका अटूट विश्वास हो। दूसरा, सम्यक ज्ञान
यानी राइट नॉलेज। सिर्फ विश्वास काफी नहीं, आपको उस सत्य की सही समझ भी होनी चाहिए। और तीसरा, सम्यक चरित्र यानी राइट कंडक्ट। जब समझ आ गई तो उसके हिसाब से सही काम भी करना होगा। जैन धर्म कहता है कि मोक्ष के लिए ये तीनों एक साथ जरूरी हैं। अब ये जो सही आचरण है, इसका आधार है 5 महाव्रत। इनमें से 4 तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने ही दे दिए थे। अहिंसा, किसी को तकलीफ ना देना, सत्य, हमेशा सच बोलना, अस्तेय, चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा ना करना। फिर आए महावीर और उन्होंने इसमें अपना एक 5वां और बहुत ही जरूरी व्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य, यानी अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल। इन व्रतों के अलावा भी कुछ और बातें हैं जो जैन दर्शन का आधार हैं। 1. कर्म और पुनर्जन्म में गहरा विश्वास, मतलब आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। 2. यहाँ किसी क्रिएटर गॉड या वेदों की अथॉरिटी को नहीं माना गया है। 3. अहिंसा। अहिंसा का पालन तो इतना ज्यादा है कि छोटे से छोटे कीड़े को भी नुकसान पहुंचाने से बचा जाता है। और एक चौथा बहुत ही फैसिनेटिंग सिद्धांत है, स्यादवाद या अनेकांतवाद। इसका मतलब है कि सच एक नहीं होता, उसके कई पहलू हो सकते हैं। इसे थ्योरी ऑफ मेबी भी कह सकते हैं। अब कोई भी दर्शन जब फैलता है तो उसे व्यवस्थित करना पड़ता है, और जैन धर्म के साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन इसी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा मोड़ भी आया। चलिए देखते हैं वो क्या था। महावीर के जाने के बाद उनकी शिक्षाओं को एक जगह इकट्ठा करने के लिए 2 बड़ी बैठकें हुईं, 2 जैन काउंसिल्स। पहली हुई करीब 300 BCE में पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। यहाँ पर ज्ञान को 12 अंगों में कंपाइल किया गया। लेकिन यहीं पर उस बड़े बंटवारे के बीज भी बो दिए गए थे। दूसरी काउंसिल तो कई सदियों बाद 512 CE में वल्लभी में हुई, जहां पर ग्रंथों को फाइनल टच दिया गया। तो वो बड़ा बंटवारा था क्या? ये हुआ 2 गुटों के बीच, एक स्थूलभद्र को मानने वाले और दूसरे भद्रबाहु को मानने वाले। जो स्थूलभद्र के साथ उत्तर भारत में रुक गए वो श्वेतांबर कहलाए, मतलब जो सफेद कपड़े पहनते हैं, और जो भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए वो दिगंबर कहलाएं, मतलब स्काई क्लैड, जो कपड़ों का पूरी तरह से त्याग कर देते हैं। और सिर्फ कपड़ों का ही फर्क नहीं था। जैसे श्वेतांबर मानते हैं कि औरतें भी मोक्ष पा सकती हैं, वहीं दिगंबर परंपरा से चंद्रगुप्त मौर्य जैसी बड़ी हस्ती का नाम जुड़ा है जिन्होंने सल्लेखना का पालन किया था। अब सिद्धांतों और इतिहास से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैन धर्म ने भारत की जमीन पर अपनी क्या छाप छोड़ी है, साहित्य में, कला में। सबसे पहले बात करते हैं साहित्य की। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसे प्राकृत भाषा में लिखा गया, जो उस जमाने में आम लोगों की भाषा थी, ताकि ज्ञान कुछ लोगों तक ही सीमित न रह जाए। कल्पसूत्र, भगवती सूत्र जैसे ग्रंथ इसी परंपरा का हिस्सा हैं। और इस काम को बढ़ावा मिला बड़े बड़े राजाओं से, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग के राजा खारवेल और राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष। इन सब ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। और जब राजा महाराजाओं का साथ मिलता है तो कला अपने चरम पर पहुंचती है। और जैन धर्म के मामले में तो ये बिल्कुल सच है। आप चाहे ओडिशा की हाथी गुम्फा गुफाएं देख लें जिन्हें राजा खारवेल ने बनवाया, या फिर राजस्थान में माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर। अरे वहां संगमरमर पर जो बारीक नक्काशी है वो तो बस देखते ही बनती है। और फिर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमटेश्वर की वो विशाल मूर्ति जो शांति और त्याग का एक जीता जागता प्रतीक है। तो एक बार जल्दी से इन प्रमुख तीर्थंकरों और उनके प्रतीकों को दोहरा लेते हैं। पहले ऋषभदेव का बैल, 22वें अरिष्टनेमी का शंख, 23वें पार्श्वनाथ का सर्प और 24वें महावीर का सिंह। ये सिर्फ निशान नहीं है, हर प्रतीक के पीछे एक गहरा मतलब छिपा है। और यहीं आकर हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे रुकते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा दर्शन जो अपरिग्रह की बात करता है, यानी नॉन पोजेशन, कुछ भी अपना न समझना, जो त्याग पे सबसे ज्यादा जोर देता है, वही दर्शन इतिहास के कुछ सबसे शानदार, सबसे भव्य मॉन्यूमेंट बनाने की प्रेरणा कैसे दे सकता है? ये एक पैराडॉक्स जैसा लगता है ना? और शायद इसी विरोधाभास में जैन धर्म का असली सार छिपा है कि दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से कैसे अलग रहा जाए। आज हम एक सफर पर चलेंगे, एक राजकुमार की कहानी से शुरू होकर एक पूरे दर्शन और एक पूरे धर्म के बनने तक। हम समझेंगे कि बौद्ध धर्म आखिर है क्या, ये कैसे शुरू हुआ और आज तक इसकी विरासत दुनिया में किस तरह जिंदा है। तो ये है हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम जानेंगे उस राजकुमार के बारे में जो जागा,
फिर देखेंगे कि कैसे उन्होंने सब कुछ छोड़ा, उनकी मूल शिक्षाएं क्या थीं, कैसे उन्होंने एक समुदाय बनाया और वक्त के साथ उसमें क्या बदलाव आए। और आखिर में हम देखेंगे कि पत्थर और किताबों में उनकी विरासत आज भी कैसे जिंदा है। तो कहानी शुरू होती है सिद्धार्थ गौतम से, एक राजकुमार जिनकी किस्मत में बुद्ध बनना लिखा था। अब ये जो जानकारी है ये बहुत जरूरी है। ये हमें बताती है कि बुद्ध कोई पौराणिक किरदार नहीं थे। वो एक असल इंसान थे जिनका जन्म एक खास जगह लुम्बिनी में एक खास परिवार में हुआ था। ये ऐतिहासिक जड़ें ही हमें उस इंसान को समझने में मदद करती हैं जिनके विचारों ने दुनिया को बदल कर रख दिया। तो एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था। अब हम उन पलों को देखेंगे, उन घटनाओं को समझेंगे जिनकी वजह से उन्होंने अपना आलीशान महल और आरामदायक जिंदगी छोड़ दी। सोचिए जरा, आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो एक राजकुमार को अपना राजपाट, अपना परिवार, अपनी दौलत सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दे। यही सवाल सिद्धार्थ की जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन गया और इसका जवाब उन्हें कुछ मुलाकातों के बाद मिला। ये वो 4 नज़ारे थे जिन्होंने सिद्धार्थ को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने पहली बार बुढ़ापा देखा, बीमारी देखी, मौत देखी और फिर एक शांत तपस्वी को देखा। यहीं उन्हें इंसान के दुखों की सच्चाई का एहसास हुआ और साथ ही उससे बाहर निकलने के एक रास्ते की उम्मीद भी दिखी। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। तो ये सिर्फ सोच में आया बदलाव नहीं था, ये एक असल कदम था। 29 साल की उम्र में वो रात के अंधेरे में अपना महल छोड़ गए, अपने घोड़े कंथक और सारथी चन्ना के साथ। ये वो पल था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़। महल छोड़ने के बाद वो सीधे जंगल में नहीं चले गए। उनकी ज्ञान की खोज आप कह सकते हैं काफी सिस्टमैटिक थी। उन्होंने पहले अपने समय के जो माने हुए गुरु थे, आलार कलाम और उद्रक रामपुत, उनके पास जाकर सीखा। उनके दर्शन को पूरी तरह समझा, उसमें महारत हासिल की और फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़े। तो बड़े बड़े गुरुओं से सीखने के बाद भी उन्हें जवाब नहीं मिला। उन्होंने बहुत कठोर तपस्या भी की, लेकिन रास्ता नहीं दिखा। और तब उन्हें समझ आया कि सच ना तो महलों के ऐशो आराम में है और ना ही शरीर को कष्ट देने में। इसी सोच के साथ उन्हें ज्ञान मिला और उन्होंने एक नए दर्शन की नींव रखी। और वो पल आया 35 साल की उम्र में बोधगया में, एक बोधि पेड़ के नीचे। इसे ही संबोधि या निर्वाण कहते हैं। ये वो अवस्था है जहाँ सारे दुख खत्म हो जाते हैं। बौद्ध धर्म में ये सबसे बड़ी, सबसे केंद्रीय घटना है। यही वो पल था जब राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, यानी वो जो जाग गया है। तो ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने इसे सिर्फ अपने तक नहीं रखा, उन्होंने इसे दुनिया के साथ बांटा। अपना पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया, जिसे हिरणपाक भी कहते हैं, और सबसे ज्यादा उपदेश दिए श्रावस्ती में। एक और खास बात, उन्होंने भाषा चुनी पाली। क्यों? क्योंकि ये उस वक्त आम लोगों की भाषा थी। वो चाहते थे कि उनकी बातें हर किसी तक पहुंचे, सिर्फ विद्वानों तक नहीं। अब बुद्ध की शिक्षाओं की जो नींव है वो इस एक शब्द से शुरू होती है, दुख। पहला आर्य सत्य। इसका सीधा सा मतलब है कि जीवन में दुख, असंतोष या तनाव है। ये कोई निराशावादी बात नहीं है, बल्कि ये जिंदगी की सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के स्वीकार करना है। किसी भी समस्या को सुलझाने का पहला कदम यही होता है कि हम माने कि समस्या है। तो समस्या तो बता दी, लेकिन बुद्ध सिर्फ समस्या बताकर नहीं रुके। उन्होंने इसका पूरा विश्लेषण किया, एक डॉक्टर की तरह। ये है वो 4 आर्य सत्य। पहला, दुख है। दूसरा, उस दुख का एक कारण है। तीसरा, उस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, उसे खत्म करने का एक रास्ता भी है। देखिए कितना सीधा और तार्किक ढांचा है। और वो रास्ता क्या है? वो है ये अष्टांगिक मार्ग। ये एक तरह से प्रैक्टिकल हाउ टू गाइड है। इसमें 8 चीजें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सही नजरिया, सही इरादा, सही बोली, सही काम, ये सब मिलकर हमें दुख से मुक्ति और निर्वाण तक ले जाते हैं। ये बौद्ध धर्म का सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि उसका व्यावहारिक पहलू है। अब कोई भी विचार या दर्शन तभी जिंदा रहता है जब उसे मानने वाले लोग हों, एक समुदाय हो, और इसी जरूरत से बना बौद्ध संघ। तो बुद्ध ने खुद भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए इस समुदाय की स्थापना की। दिलचस्प बात यह है कि पहली भिक्षुणी उनकी अपनी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थीं। कई बड़े राजा जैसे बिंबिसार और प्रसेनजित भी उनके अनुयायी बने।
इस संघ का काम था बुद्ध की शिक्षाओं को बचाए रखना और उनका अभ्यास करना। यहीं से उनके विचारों को एक संस्था का रूप मिला। अब बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। उनकी शिक्षाओं को सहेजकर कैसे रखा जाए, उन्हें कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। इसी कोशिश में बहसें हुईं और धीरे धीरे बौद्ध धर्म में नए विचार और रास्ते बनने लगे। इसी काम के लिए समय समय पर बड़ी बड़ी बैठकें हुईं, जिन्हें हम बौद्ध परिषदें या बुद्धिस्ट काउंसिल्स कहते हैं। जैसे पहली राजगृह में अजातशत्रु के समय हुई, फिर वैशाली में, और सबसे मशहूर अशोक के समय पाटलिपुत्र में। इन बैठकों का मकसद था बुद्ध की शिक्षाओं को इकट्ठा करके लिखना और जो भी मतभेद थे उन्हें सुलझाना। लेकिन इन्हीं मतभेदों की वजह से आगे चलकर बौद्ध धर्म में बड़े बंटवारे भी हुए। और जो सबसे बड़ा बंटवारा हुआ वो था हीनयान और महायान के बीच। ये दो अलग अलग रास्ते बन गए। हीनयान यानी छोटा वाहन बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर टिका रहा। उनका मानना था कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए और हर किसी को अपने मोक्ष के लिए खुद कोशिश करनी चाहिए। भाषा पाली ही रही। वहीं दूसरी तरफ महायान यानी बड़ा वाहन, इसमें बुद्ध को भगवान मानकर उनकी मूर्ति पूजा शुरू हुई। इसमें बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट आया, जो खुद निर्वाण पाकर भी दूसरों की मदद के लिए रुकते हैं। इनकी भाषा संस्कृत थी और लक्ष्य था सभी का मोक्ष। तो ये तो हुई दर्शन और बंटवारे की बात। अब देखते हैं कि बौद्ध धर्म ने अपने पीछे क्या ठोस विरासत छोड़ी है, यानी इसके ग्रंथ और इसकी शानदार वास्तुकला। बौद्ध धर्म के जो सबसे पवित्र ग्रंथ हैं उन्हें त्रिपिटक कहते हैं, जिसका मतलब है 3 टोकरियां। इसमें 3 हिस्से हैं। सुत्तपिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेश हैं, विनय पिटक, जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम कानून हैं, और अभिधम्म पिटक, जिसमें दर्शन और मनोविज्ञान की गहरी बातें हैं। ये ग्रंथ ज्यादातर पाली भाषा में लिखे गए और आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। किताबों के अलावा बौद्ध धर्म का इतिहास पत्थरों में भी तराशा गया है। ये हैं स्तूप, जैसे सारनाथ का धम्मेक स्तूप, ये उस जगह पर है जहां बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, या फिर कुशीनगर का रामभर स्तूप, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था। सम्राट अशोक जैसे बड़े शासकों ने इन्हें बनवाया। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये आस्था और इतिहास के जीते जागते केंद्र हैं। और सिर्फ धर्म ही नहीं, बौद्ध धर्म ज्ञान और शिक्षा का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बना। नालंदा और विक्रमशिला जैसी महान यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई। सोचिए, उस जमाने में ये दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा के केंद्र थे, जहां पूरे एशिया से स्कॉलर्स पढ़ने और पढ़ाने आते थे। इन्होंने ज्ञान को फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो हमने देखा कि कैसे एक इंसान की अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश एक पूरे वैश्विक दर्शन में बदल गई। ये पूरी यात्रा एक राजकुमार के मन की बेचैनी से शुरू होकर आज करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करने तक हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये दिखाती है कि कैसे एक अकेला विचार, एक सही सवाल पूरी की पूरी सभ्यताओं को आकार दे सकता है और हजारों साल बाद भी उतना ही प्रासंगिक बना रह सकता है। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसे दौर में जब भारत का नक्शा किसी पहेली की तरह था, जिसमें कई छोटे छोटे राज्य अपनी कहानी लिख रहे थे। हम देखेंगे कि कैसे इन्हीं बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर प्राचीन भारत की पहली सबसे बड़ी महाशक्ति का जन्म हुआ। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मैदान में 16 दावेदार थे, तो आखिर वो कौन था जो इस बाजी को जीत गया? कौन सी वो ताकत थी जिसने इन आपस में लड़ते राज्यों को एक साम्राज्य की डोर में पिरो दिया? आइए इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। ये वो वक्त था जब पूरे भारत में एक नई लहर चल रही थी, जिसे हम दूसरी शहरीकरण की लहर कहते हैं। मतलब बड़े बड़े शहर बस रहे थे और ताकतवर राज्य उभरकर सामने आ रहे थे। और इस नए युग के जो मेन प्लेयर्स थे वो थे महाजनपद। संस्कृत में इसका सीधा सा मतलब है महान क्षेत्र या ग्रेट किंगडम। और सुनिए, ये कोई छोटे मोटे कबीले नहीं थे, नहीं, ये प्रॉपर संगठित राज्य थे, जिनकी अपनी राजधानी थी, अपनी फौज थी और एक पक्का सा शासन का सिस्टम था। देखिए, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ, इसकी एक पूरी प्रक्रिया थी। सब कुछ शुरू हुआ छोटे छोटे कबीलों से, जिन्हें जन कहते थे। फिर जब इन कबीलों ने एक तय इलाके पर कब्जा कर लिया, तो वो बन गए जनपद।
और जब यही जनपद बहुत ज्यादा ताकतवर और बड़े हो गए तो उन्हें कहा जाने लगा महाजनपद। और एक मजेदार बात ये थी कि इन सब महाजनपदों में सरकार एक जैसी नहीं थी। कुछ तो गणसंघ थे, मतलब आज के रिपब्लिक जैसे, जहां कुछ लोग मिलकर या एक चुना हुआ मुखिया राज करता था, और दूसरी तरफ थे राजतंत्र, जहां राजा का बेटा ही राजा बनता था। तो अब सवाल ये था कि इस बड़ी लड़ाई में कौन सा सिस्टम ज्यादा कामयाब होगा। तो चलिए, अब वक्त आ गया है इस राजनीतिक शतरंज के उन 16 बड़े खिलाड़ियों से मिलने का। ये वो 16 महाजनपद थे जो उस समय एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ में लगे हुए थे। 16, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए उस दौर की राजनीतिक उथल-पुथल के बारे में। 16 अलग-अलग पावर सेंटर, और हर किसी का बस एक ही सपना था, सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली बनना। शुरुआत करते हैं पूरब से, जहां 4 बड़े खिलाड़ी थे। एक था अंग, जो व्यापार का बड़ा सेंटर था। फिर आता है मगध, जिसके पास था लोहे का खजाना, जो आगे चलकर उसका सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। और हाँ, 2 गणराज्य भी थे, वज्जी, जो 8 कबीलों का एक पावरफुल ग्रुप था, और मल, जो आगे चलकर बौद्ध धर्म का एक बहुत जरूरी केंद्र बना। अब चलते हैं भारत के दिल में। यहाँ था काशी, जो अपने शानदार कपड़ों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। कोसल और वत्स अपने ताकतवर राजाओं प्रसेनजित और उदयन के लिए जाने जाते थे। और चेदी, इसका नाम तो हम सबने महाभारत में सुना है, ये राजा शिशुपाल की भूमि थी। ये देखिए काशी, जिसे आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक पूजा पाठ का केंद्र नहीं था। इसकी गलियों में व्यापार की धड़कनें गूंजती थीं। यहाँ के कारीगर ऐसा कपड़ा बनाते थे जिसके मांग पूरी दुनिया में थी, और इसी वजह से ये उस दौर के सबसे अमीर शहरों में से एक था। पश्चिम की तरफ जाएं तो वहाँ इतिहास और हमारी पौराणिक कथाएं जैसे एक हो जाती हैं। कुरु यानी कौरवों और पांडवों का मैदान, पांचाल यानी द्रौपदी की धरती, शूरसेन भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा, और मत्स्य वो जगह जहां पांडवों ने अपनी पहचान छिपाकर वक्त गुजारा था। ये सारे नाम आज भी हमारी कहानियों का हिस्सा हैं। और आखिर में कुछ ऐसे राज्य जिनकी अपनी एक अलग ही पहचान थी, जैसे कि अवंती, जो मगध का सबसे बड़ा दुश्मन था, अश्मक, जो दक्षिण भारत का इकलौता महाजनपद था, गांधार, जो ज्ञान का केंद्र था, जहां मशहूर तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, और कंबोज, जहां से लड़ाई के लिए सबसे बेहतरीन घोड़े आते थे। ये सब इस महासंग्राम के बहुत ही जरूरी मोहरे थे। तो इन 16 दावेदारों की भीड़ में से एक राज्य था जो धीरे धीरे लेकिन लगातार सबसे आगे निकल रहा था। ये कहानी है मगध के उदय की, जिसने इन सबको एक करके एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। तो सवाल ये है कि मगध के पास आखिर ऐसा क्या था जो किसी और के पास नहीं था? जवाब जमीन के नीचे छिपा था, लोहा। लौ अयस्क का मतलब था ज्यादा मजबूत हथियार, खेती के लिए बेहतर औजार, मतलब ज्यादा ताकतवर सेना और ज्यादा भरा हुआ खजाना। बस यही वो बढ़त थी जिसने मगध को सबसे आगे कर दिया। देखिए, मगध का साम्राज्य किसी एक राजा ने एक दिन में नहीं खड़ा किया था। इसे बनाने में कई राजवंशों का हाथ था। पौराणिक बृहद्रथ वंश के बाद असली ऐतिहासिक कहानी शुरू होती है हर्यंक राजवंश से, जिसके बाद आए शिशुनाग और फिर नंद राजवंश, जिन्होंने इसे इसकी बुलंदी पर पहुंचाया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं मगध के पहले ऐतिहासिक राजवंश हर्यंक वंश से। ये वो वंश था जो अपनी ताकत के लिए तो जाना ही गया, लेकिन सत्ता के लिए की गई क्रूरता के लिए उससे भी ज्यादा जाना गया। इस वंश की नींव रखी थी बिंबिसार ने, और वो एक कमाल के रणनीतिकार थे। उन्होंने सिर्फ तलवार के दम पर राज नहीं किया जैसे अंग को जीतकर, बल्कि दिमाग का भी खूब इस्तेमाल किया। अपने सबसे बड़े दुश्मन राजा प्रद्योत के इलाज के लिए अपने शाही वैद्य को भेज दिया, और तो और उस जमाने के बड़े बड़े राजघरानों जैसे कोसल, वैशाली और मद्र में शादियां करके अपने साम्राज्य को सुरक्षित कर लिया। लेकिन बिंबिसार ने जिस साम्राज्य की नींव रखी थी, उसकी पहली ईंट खून से सनी हुई थी। सत्ता के लालच में उनके अपने ही बेटे अजातशत्रु ने उनकी जान ले ली, और यहीं से हर्यंक वंश में पिता की हत्या करके गद्दी छीनने की एक भयानक परंपरा शुरू हो गई। अजातशत्रु भले ही गलत तरीके से गद्दी पर बैठा था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो एक जबरदस्त योद्धा था।
उसने कोसल को हराया और वज्जी जैसे शक्तिशाली संघ को जीतने के लिए रथमूसल और महाशिला कंटक जैसे नए खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया। और हाँ, उसी के राज में पहली बौद्ध परिषद भी हुई थी। हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग और फिर नंद वंश का राज आया। अब तक मगध का साम्राज्य बहुत बड़ा और ताकतवर हो चुका था, लेकिन अब पहली बार उसे एक बड़े बाहरी खतरे का सामना करना था। नंद वंश के आते आते मगध की सेना एक ऐसी ताकत बन चुकी थी जिसे कोई हरा नहीं सकता था। जरा अंदाजा लगाइए, 2 लाख पैदल सैनिक और 3000 से ज्यादा खूंखार जंगी हाथी। ये एक ऐसी फौजी दीवार थी जिसे तोड़ने की हिम्मत उस दौर में किसी में नहीं थी। और ठीक तभी पश्चिम से आया दुनिया जीतने निकला सिकंदर। झेलम नदी के किनारे उसकी टक्कर हुई भारत के राजा पोरस से। वो एक भयानक लड़ाई थी। सिकंदर जीत तो गया, लेकिन वो राजा पोरस की बहादुरी का ऐसा कायल हुआ कि उसने पोरस को उसका राज्य इज्जत के साथ वापस कर दिया। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि सिकंदर ने पोरस से लड़ाई की, मगध से नहीं। वो कभी मगध तक पहुंच ही नहीं पाया। कहते हैं कि उसकी विश्व विजेता सेना ने नंदों की विशाल सेना के किस्से सुनकर ही आगे बढ़ने से मना कर दिया था। मगध का असली किला अभी भी अभेद्य था। तो जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसके पास एक अजेय सेना है, जिसने दुनिया के सबसे बड़े विजेता को भी रोक दिया है, वो अपनी ताकत के शिखर पर है। ऐसे में अब आगे क्या हो सकता है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी कोई अपने शिखर पर पहुंचता है तो कहानी में एक नया मोड़ जरूर आता है। नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखने वाले हैं प्राचीन भारत के एक ऐसे साम्राज्य को जो अपने समय की एक सुपर पावर था, मौर्य साम्राज्य। जी हाँ, एक ऐसा साम्राज्य जिसने सही मायनों में भारतीय उपमहाद्वीप का एक खाका तैयार किया। शुरुआत करते हैं 1 नंबर से, 6 लाख। क्या है ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। यूनानी लेखक जस्टिन हमें बताते हैं कि ये उस विशाल पैदल सेना की संख्या थी। सोचिए, 6 लाख सैनिक जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। एक ऐसी जबरदस्त फौज जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक ही झंडे के नीचे ला खड़ा किया। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि इस साम्राज्य का जन्म कैसे हुआ। फिर अशोक के उस महान बदलाव को समझेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद हम मौर्य प्रशासन की मशीनरी, उस दौर के समाज और अर्थव्यवस्था को खंगालेंगे। और आखिर में बात करेंगे उनकी उस विरासत की जो आज भी पत्थरों पर जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, साम्राज्य का जन्म। कहानी शुरू होती है इसके महान संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य से। बात है 322 ईसा पूर्व की, जब उन्होंने सत्ता संभाली और इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की। इस साम्राज्य की बुनियाद असल में इसके पहले 3 सबसे असरदार शासकों ने रखी थी। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके बेटे बिंदुसार और उनके बाद सम्राट अशोक। इन्हीं तीनों की वजह से ये साम्राज्य सिर्फ बना नहीं, बल्कि इतना मजबूत भी हुआ। चंद्रगुप्त सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक शानदार डिप्लोमैट भी थे। देखिए, उन्होंने सिकंदर के वारिस सेल्यूकस निकेटर को जंग में हराया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक संधि हुई जिसके तहत पूर्वी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान जैसे बड़े बड़े इलाके मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गए। और इस डील को पक्का करने के लिए सेल्यूकस की बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त का विवाह हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने 500 हाथी तोहफे में दिए। इसी के बाद मशहूर यूनानी राजदूत मेगस्थनीज उनके दरबार में आए थे। अच्छा, चंद्रगुप्त के बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे बिंदुसार। यूनानियों ने उन्हें एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया था, अमित्रोकेट्स। जानते हैं इसका मतलब क्या है? दुश्मनों का नाश करने वाला। और उन्होंने बिल्कुल यही किया। अपने पिता से मिले इस विशाल साम्राज्य को उन्होंने न सिर्फ संभाले रखा, बल्कि उसे पूरी तरह स्थिर भी रखा। और ये मत सोचिए कि मौर्य साम्राज्य दुनिया से कटा हुआ था। बिंदुसार के समय में भी अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते काफी मजबूत थे। इसका सबूत उनके दरबार में आए विदेशी राजदूत, सीरिया से आए डायमेकस और मिस्र से आए डायोनिशियस। ये दिखाता है कि मौर्य साम्राज्य की धाक दूर दूर तक थी। अब आते हैं अशोक पर और उनके उस महान परिवर्तन पर जो इतिहास में मिसाल बन गया। आपको पता है, अशोक को गद्दी आसानी से नहीं मिली थी। पूरे 4 साल के संघर्ष के बाद वो राजा बने, और राजा बनते ही उन्होंने कुछ ऐसा किया जो पहले किसी ने नहीं किया था। उन्होंने पत्थरों पर संदेश खुदवाकर सीधे अपनी जनता से बात की।
सोचिए ये कितना क्रांतिकारी रहा होगा उस जमाने में। अब एक और आंकड़ा देखिए, 2.5 लाख। ये कलिंग युद्ध की भयानक कीमत थी। 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। इस भयंकर तबाही ने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया और यहीं से उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। कलिंग की उस तबाही को देखने के बाद अशोक की सोच में एक जबरदस्त बदलाव आया। उन्होंने भेरी घोष मतलब युद्ध का शोर उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया और उसकी जगह क्या अपनाया? धम्म घोष यानी धर्म और नैतिकता की आवाज। ये सिर्फ एक नीति का बदलाव नहीं था, ये शारीरिक जीत से सांस्कृतिक जीत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत मिलता है उनके 13वें शिलालेख में। ये एक तरह से उनका कबूलनामा है। इसमें वो बताते हैं कि कैसे राज्याभिषेक के 8 साल बाद 261 ईसा पूर्व में यह युद्ध हुआ था। और इसके बाद क्या हुआ? अशोक ने सेनाएं भेजना बंद कर दिया। इसकी जगह उन्होंने 5 यूनानी राजाओं के पास धम्म के संदेशवाहक भेजे। यही थी उनकी धम्म कूटनीति, तलवार से नहीं बल्कि विचारों से दुनिया को जीतना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा साम्राज्य चलता कैसे था? क्या था इसका सीक्रेट? चलिए अब मौर्य प्रशासन की उस शानदार मशीनरी को समझते हैं जो इस साम्राज्य का असली ब्लूप्रिंट थी। इसकी नींव हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है, जिसे कहते हैं सप्तांग सिद्धांत, मतलब राज्य के 7 जरूरी अंग। कौन कौन से? स्वामी यानी राजा, अमात्य यानी मंत्री, जनपद यानी जमीन, दुर्ग यानी किला, कोष यानी खजाना, दंड यानी सेना और मित्र यानी दोस्त। इन्हीं 7 स्तंभों पर पूरा मौर्य राज्य टिका हुआ था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले थे तीर्थ। ये 18 सबसे बड़े अधिकारी थे। आप इन्हें आज के जमाने का सेंट्रल कैबिनेट समझ सकते हैं। इसमें मंत्री, पुरोहित, सेनापति जैसे सबसे बड़े लोग शामिल थे। और इनकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इनकी तनख्वाह 48,000 पर्ण तक होती थी, जो उस समय बहुत बहुत बड़ी रकम थी। अब इतने बड़े साम्राज्य को एक जना से तो चलाया नहीं जा सकता था, है ना? तो इसे 5 बड़े प्रांतों में बांटा गया था। उत्तर में था उत्तरापथ, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। दक्षिण में दक्षिणापथ, राजधानी सुवर्णगिरी। पश्चिम में अवंती, राजधानी उज्जैनी। और बीच का हिस्सा प्राची, जिसकी राजधानी खुद पाटलिपुत्र थी। और हाँ, कलिंग को जीतने के बाद उसे भी एक प्रांत बनाया गया, जिसकी राजधानी थी तोसली। मौर्य सेना की असली ताकत सिर्फ उसकी संख्या नहीं थी, बल्कि उसका जबरदस्त मैनेजमेंट था। सोचिए, सेना को चलाने के लिए 6 अलग-अलग कमेटियां थीं और हर कमेटी में 5 मेंबर। एक कमेटी नेवी देखती थी तो दूसरी ट्रांसपोर्ट, तीसरी पैदल सैनिकों को, चौथी घुड़सवारों को, 5वीं हाथियों की फौज को और 6ठी रथों को। मतलब हर चीज के लिए एक स्पेशलिस्ट टीम थी। और जैसा मिलिट्री में था वैसा ही सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी। यहां कई अध्यक्ष यानी सुपरिंटेंडेंट थे जो अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते थे। जैसे सीताध्यक्ष खेतीबाड़ी देखते थे, संस्थाध्यक्ष मार्केट को कंट्रोल करते थे, शुल्काध्यक्ष टैक्स और कस्टम्स वसूलते थे, नावाध्यक्ष जहाजों के इंचार्ज थे। आप देख रहे हैं कितनी डिटेल्ड और एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी थी ये। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो हमने समझ लिया, लेकिन इस सिस्टम के अंदर रहने वाले आम लोगों की जिंदगी कैसी थी? अब जरा उस दौर के समाज और अर्थव्यवस्था पर एक नजर डालते हैं। उस समय की ऑफिशियल करेंसी थी पण। ये चांदी का एक पंच मार्क्ड सिक्का होता था। सारे सरकारी लेन देन, बड़े बड़े अफसरों की सैलरी, सब कुछ इसी में दिया जाता था। मौर्य अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी बात यह थी कि उस पर स्टेट का पूरा कंट्रोल था। जमीन पर जो भी उगता था उसका 1/6 से लेकर 1/4 हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ता था। भरूच और ताम्रलिप्टी जैसे बड़े बंदरगाहों से इंटरनेशनल ट्रेड भी खूब होता था। और जैसा मैंने पहले बताया, करीब 27 अलग अलग सुपरिंटेंडेंट थे जो हर तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी पर नजर रखते थे। समाज कैसा था? इसके लिए हमें यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की आंखों से देखना होगा। उन्होंने बताया कि भारतीय समाज काम धंधे के हिसाब से 7 हिस्सों में बटा था: दार्शनिक, किसान, शिकारी, कारीगर, सैनिक और सरकारी अफसर। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये एक बाहरी व्यक्ति का नजरिया था जो हमारी पारंपरिक वर्ण व्यवस्था से काफी अलग है। तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। एक सवाल मन में आता है कि हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में इतनी सारी बातें इतनी बारीकी से पता कैसे हैं? जवाब छिपा है उनकी उस विरासत में जिसे उन्होंने पत्थरों पर हमेशा के लिए अमर कर दिया। देखिए, मौर्य इतिहास को जानने के हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं।
एक तरफ कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसी भारतीय किताबें हैं, दूसरी तरफ मेगास्थनीज की इंडिका जैसे विदेशी अकाउंट्स हैं, और इन सबसे ऊपर हमारे पास हैं पुरातात्विक सबूत जैसे अशोक के शिलालेख और उस जमाने के सिक्के जो हमें सीधे उस दौर में ले जाते हैं। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं। जरा सोचिए, दुनिया का इतिहास कितना अलग होता अगर अशोक की धम्म घोष की नीति, यानी नैतिकता से जीतने की नीति, दुनिया के बाकी साम्राज्यों के लिए सिर्फ एक अपवाद न होकर एक नियम बन जाती। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। चलिए आज भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर की पड़ताल करते हैं जो आप जानते हैं बहुत ही उथल-पुथल भरा और जबरदस्त बदलावों वाला था। ये वो वक्त था जब महान मौर्य साम्राज्य ढह चुका था और उसके ढहने से सत्ता का एक बहुत बड़ा खालीपन, एक वैक्यूम पैदा हो गया था। तो सवाल यही उठता है कि भाई जब इतना बड़ा साम्राज्य गिरता है तो होता क्या है? असल में मौर्यों के बाद भारत में जो सत्ता का खालीपन आया था ना, उसे भरने के लिए कई दावेदार एकदम से सामने आ गए और यहीं से शुरू हुआ संघर्ष और नए नए साम्राज्यों के बनने का एक लंबा सिलसिला। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले मौर्यों के बाद आखिर हुआ क्या, फिर जो लोकल सक्सेसर्स थे वो कौन थे, इसके बाद देखेंगे कि बाहर से कौन कौन सी डायनेस्टीज आईं, फिर बात करेंगे शक्तिशाली कुषाण साम्राज्य की, और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे इस पूरे दौर ने एक बिल्कुल नई तरह की कला को जन्म दिया। अच्छा, तो इस खालीपन को भरने के लिए ना मैदान में दो मेन ग्रुप्स उतरे। एक तरफ तो थे हमारे लोकल दावेदार जैसे शुंग, कण्व और सातवाहन, और दूसरी तरफ से आए विदेशी राजवंश जैसे इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इन लोकल पावर्स से। तो पहला पड़ाव है स्थानीय उत्तराधिकारी, मतलब वो दावेदार जो मौर्य साम्राज्य के अंदर से ही निकलकर सामने आए। और देखिए, मौर्य साम्राज्य की राख पर जो सबसे पहला राजवंश खड़ा हुआ वो था शुंग राजवंश। इन्होंने आखिरी मौर्य राजा को गद्दी से हटाया और समझिए इतिहास में एक नया चैप्टर ही शुरू कर दिया। तो शुंग वंश की नींव किसने रखी? पुष्यमित्र शुंग ने। और ऐतिहासिक ग्रंथ बताते हैं कि उन्होंने आखिरी मौर्य सम्राट की हत्या कर दी थी। पर वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, बिल्कुल नहीं। उन्होंने विदर्भ के राजा को हराया और अपनी ताकत साबित करने के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए। आप जानते हैं वो बड़े शाही यज्ञ होते थे। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, एक तरफ तो वो ये ब्राह्मणवादी रीति रिवाज कर रहे थे और दूसरी तरफ उन्होंने भरूच स्तूप जैसे बौद्ध स्मारकों को बनवाया भी और उनकी देखरेख भी की। कितना विरोधाभासी है ना? पुष्यमित्र के बाद भी कई राजा आए, जैसे उनके बेटे अग्निमित्र, जो कालिदास के एक मशहूर नाटक के हीरो भी हैं। फिर आए वसुमित्र, जिनके टाइम पर यवनों ने हमला किया पर कामयाब नहीं हो पाए। भागभद्र ने एक ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस को होस्ट किया था। और फिर आए देवभूति, जो इस वंश के आखिरी राजा थे और जिनका भी मर्डर हो गया। देखिए, मौर्यों के जाने के बाद जो पॉलिटिकल वैक्यूम बना था ना, उसने एक तरह से धोखे और विश्वासघात की पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर दी। देखिए कैसे। आखिरी शुंग राजा देवभूति को उनके ही मंत्री वासुदेव ने मार डाला। इससे शुरू हुआ कण्ववंश। लेकिन कण्ववंश भी ज्यादा दिन नहीं टिका। उनके आखिरी राजा सुशर्मन को सिमुख ने मार गिराया और यहीं से उदय हुआ शक्तिशाली सातवाहन वंश का। एक के बाद एक। अब बात करते हैं सातवाहन वंश के सबसे बड़े, सबसे महान शासक की, गौतमीपुत्र सातकर्णी। उनकी माँ के एक नासिक शिलालेख में उनके बारे में क्या लिखा है जरा सुनिए। एकमात्र ब्राह्मण, अतुलनीय ब्राह्मण। सोचिए, ये शब्द उनके रुतबे और प्रभाव के बारे में कितना कुछ कहते हैं। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे कौन? वो एक जबरदस्त विजेता थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य को मालवा से लेकर नीचे कर्नाटक तक फैला दिया था। और उन्होंने शक शासक नहपान को भी हराया। लेकिन वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, एक बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उनकी राजधानी थी पैथन और उन्होंने वेंकटक नाम का शहर भी बसाया। और उनकी एक पॉलिसी तो बहुत दूर की सोच वाली थी। वो थी टैक्स फ्री जमीन दान देने की। ये जमीन ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं को दी जाती थी, जिससे उस पूरे इलाके में बौद्ध धर्म को काफी बढ़ावा मिला।
सातवाहनों की संस्कृति के बारे में कुछ बहुत ही अनोखी बातें हैं। सबसे पहली, वो अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र। है ना कमाल की बात। हालांकि प्रॉपर्टी जो थी वो पिता से बेटे को ही मिलती थी। समाज में उन्होंने 4 वर्ण वाली व्यवस्था को फिर से लागू किया। उनकी ऑफिशियल भाषा प्राकृत थी, जो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। और एक और मजेदार फैक्ट, वो अपने सिक्के बनाने के लिए सबसे ज्यादा सीसे मतलब लेड का इस्तेमाल करते थे। तो ये तो थी लोकल ताकतों की कहानी। अब रुख करते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, यानी विदेशी राजवंशों का भारत में आगमन। ये वो नए शासक थे जो नॉर्थ वेस्ट से भारत में आए थे। सेंट्रल और वेस्ट एशिया से जो ये नए रूलर्स आए ना, उन्होंने इंडियन कल्चर पर बहुत गहरा असर डाला। मिसाल के तौर पर इंडो ग्रीक राजा मिनेंडर, वो बौद्ध धर्म से इतने इम्प्रेस्ड हुए कि उनके और एक बौद्ध भिक्षु के बीच की बातचीत पर एक पूरी किताब लिख दी गई, मिलिंद पन्हो। फिर थे शक शासक रुद्रदामन प्रथम, जिन्होंने एक बहुत जरूरी झील की मरम्मत करवाकर लोगों की भलाई का काम किया। और पार्थियन राजा गोंडो फर्नेस के टाइम में तो ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस भारत आए थे, मतलब भारत में ईसाई धर्म की दस्तक हुई। अब ये जो शक थे, उन्होंने भारत में फैलकर अपनी 5 ब्रांचेस बनाई। एक अफगानिस्तान में, दूसरी तक्षशिला में, तीसरी मथुरा में, चौथी नासिक और 5वीं उज्जैन में। और इन सब में जो उज्जैन वाली ब्रांच थी ना, जिन्हें हम वेस्टर्न क्षत्रप भी कहते हैं, वो सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे लंबे समय तक टिकने वाली ब्रांच साबित हुई। और अब आते हैं इन सभी विदेशी राजवंशों में सबसे बड़े खिलाड़ी पर, यानी शक्तिशाली कुषाण साम्राज्य। ये वो लोग थे जिन्होंने सिल्क रोड पर कब्जा कर लिया था और एक बहुत ही विशाल और असरदार एम्पायर खड़ा किया। तो कुषाण साम्राज्य की कहानी शुरू होती है कुजुल कडफिसिस से। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बिखरी हुई यूची जनजातियों को इकट्ठा किया। इनके सिक्कों पर हमें बौद्ध सिंबल मिलते हैं। लेकिन असली गेम चेंजर थे इनके बाद आने वाले विम कडफिसिस। इन्होंने भारत में पहली बार बड़े स्केल पर सोने के सिक्के चलाए, जो दिखाता है कि एम्पायर कितना प्रॉस्पेरस हो रहा था। और वो खुद शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो देखिए, एक ही डायनेस्टी में कितनी धार्मिक विविधता थी। और फिर आता है एक साल जो इतिहास में दर्ज हो गया, 78 CE। ये साल इतना अहम क्यों है? क्योंकि इसी साल कनिष्क गद्दी पर बैठे और उन्होंने शक संवत की शुरुआत की। और ये वही कैलेंडर है जिसे आज भी भारत सरकार इस्तेमाल करती है। सोचिए कितना पुराना कनेक्शन है। कनिष्क द ग्रेट, इनका साम्राज्य सेंट्रल एशिया से लेकर वाराणसी तक फैला हुआ था। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने उस जमाने के सबसे बड़े इकोनॉमिक हाईवे यानी मशहूर सिल्क रोड को कंट्रोल कर लिया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे एम्पायर में कितना पैसा आया होगा। उनकी राजधानी थी पुरुषपुर, जिसे आज हम पेशावर कहते हैं। वो संस्कृत लिटरेचर और आर्ट के बहुत बड़े पेट्रन थे और उन्होंने कश्मीर में चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाई थी। कनिष्क का दरबार तो जैसे उस दौर के सुपरस्टारों से भरा हुआ था। पार्श्वभूत्य, वसुमित्र और अश्वघोष जैसे फिलोसोफर्स, नागार्जुन जैसे महान स्कॉलर और तो और चरक जैसे मशहूर फिजिशियन भी, ये सब उनके दरबार की शान थे। ये दिखाता है कि वो दौर दिमागी और बौद्धिक तौर पर कितना जिंदा दिल था। तो हमने राजनीति और लड़ाइयों की बात तो कर ली। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं और ये देखते हैं कि इस पॉलिटिकल उथल-पुथल के बीच कैसे अलग-अलग कल्चर्स का एक शानदार फ्यूजन हुआ और कला के नए-नए स्टाइल पैदा हुए। कनिष्क ने जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी ना, वो एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। यहीं पर बौद्ध धर्म के एक नए स्कूल ऑफ थॉट, महायान, का फॉर्मल आगाज हुआ। अब ये एक बहुत बड़ा चेंज था, क्योंकि अब बुद्ध को सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि एक देवता की तरह देखा जाने लगा और यहीं से उनकी मूर्तियों की पूजा शुरू हुई। इस एक बदलाव ने आने वाली सदियों की कला और धर्म दोनों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इसी कल्चरल मिक्सिंग का नतीजा था कि आर्ट के 2 बड़े स्टाइल पैदा हुए। एक थी गांधार आर्ट, इससे शक और कुषाणु दोनों का सपोर्ट मिला। इस पर ग्रीको रोमन यानी यूनानी रोमन स्टाइल का असर था, तो मूर्तियां बहुत रियलिस्टिक बनती थीं, एकदम असली जैसी। दूसरी तरफ थी मथुरा आर्ट, इसे भी कुषाणों का सपोर्ट था, लेकिन ये पूरी तरह से इंडियन स्टाइल की थीं। इसमें लाल बलुआ पत्थर से मूर्तियां बनती थीं जो रियलिस्टिक से ज्यादा स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन पर जोर देती थीं।
तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। एक ऐसा दौर जो लड़ाइयों, हमलों और जीत हार से भरा था, उस दौर ने इतनी जबरदस्त और टिकाऊ कला और धर्म की विरासत कैसे बना दी, जो आज भी हमें इंस्पायर करती है। शायद इस दौर ने यही साबित किया कि कभी-कभी पॉलिटिकल उथल-पुथल भी कल्चरल क्रिएटिविटी के लिए एक बहुत पावरफुल जमीन तैयार कर सकती है। अक्सर जब हम इतिहास में स्वर्ण युग या गोल्डन एज शब्द सुनते हैं तो मन में एक सवाल आता है, आखिर इसका मतलब क्या है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए गुप्त साम्राज्य के दौर में चलते हैं, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखते हैं कि इस नाम के पीछे की असल कहानी क्या है। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो किसी भी दौर को स्वर्ण युग बना देती हैं। इस एक सवाल का जवाब हमें गुप्त साम्राज्य की राजनीति, उनके विज्ञान, कला और उस समय के समाज की गहराइयों में ले जाएगा। हर बड़ी कहानी की तरह इस साम्राज्य की कहानी भी एक छोटी सी शुरुआत से शुरू होती है। गुप्त साम्राज्य की नींव बहुत ही मामूली ढंग से रखी गई थी, लेकिन बहुत ही जल्द इसने भारत के नक्शे पर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे आज भी याद किया जाता है। तो चलिए इसकी बुनियाद को थोड़ा करीब से देखते हैं। देखिए, संस्थापक का श्रेय तो श्रीगुप्त को जाता है, पर असली ताकत और रुतबा चंद्रगुप्त प्रथम के साथ आया। इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो पहले से ही सत्ता का एक बड़ा केंद्र था, और उनका राजकीय धर्म था वैष्णव, जिसका प्रतीक था शक्तिशाली गरुड़। और हाँ, उनकी आधिकारिक भाषा संस्कृत थी, और उन्होंने करीब 135 सालों तक भारत को राजनीतिक तौर पर एक साथ जोड़े रखा। अब यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात है, इन दोनों संस्थापकों में फर्क। एक तरफ थे श्रीगुप्त, जिनकी उपाधि थी महाराज, मतलब एक राजा, लेकिन दूसरी तरफ थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने उपाधि ली महाराजाधिराज की, यानी राजाओं के भी राजा। और उनका लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह वो सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मूव था जिसने इस वंश को शाही दर्जा दिलाया और सही मायनों में उन्हें साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बना दिया। और यहीं से शुरू होता है साम्राज्य के विस्तार का वो महान अध्याय। अब बात करते हैं उन बड़े नामों की, उन सम्राटों की जिन्होंने अपनी जीतों और समझदारी भरे गठबंधनों से इस साम्राज्य को इतना विशाल बना दिया। ये टाइमलाइन हमें एक साफ तस्वीर देती है। चंद्रगुप्त प्रथम से कहानी शुरू होती है, फिर आते हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और फिर स्कंदगुप्त। एक के बाद एक, ये वो दौर था जब साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंच रहा था। इस विस्तार के केंद्र में एक ऐसा नाम था जिसकी सैन्य प्रतिभा की कोई बराबरी नहीं थी, समुद्रगुप्त। वो इतने जबरदस्त योद्धा थे कि इतिहासकार V.A. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन तक कह दिया। लेकिन रुकिए, समुद्रगुप्त सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, वो एक बेहतरीन संगीतकार भी थे। इतना कि उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सोचिए, एक हाथ में तलवार तो दूसरे में वीणा। उनके दरबारी कवि हरिशयन ने तो प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है कि उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा और हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक जीत का परचम लहराया। ये जो लिस्ट है ना, ये सिर्फ नामों की सूची नहीं है, ये सत्ता की कहानी है। देखिए कि कैसे उपाधियां महाराज से बढ़कर महाराजा धीराज हो जाती हैं, और फिर पराक्रमांक, विक्रमादित्य जैसी उपाधियां। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये ऐलान थे, एक स्टेटमेंट था कि गुप्त साम्राज्य अब भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। चलिए अब पहुंचते हैं उस शासक के दौर में जब गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम सब विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ये वो समय था जब सत्ता और संस्कृति दोनों अपने शिखर पर थे। इनकी उपलब्धियों की लिस्ट काफी लंबी है। उन्होंने पश्चिमी भारत से शकों का शासन खत्म किया, जिससे साम्राज्य का कंट्रोल सीधे गुजरात के बंदरगाहों तक पहुंच गया। उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए, व्यापार को खूब बढ़ावा दिया, उज्जैन को एक दूसरी राजधानी बनाया, और हाँ, वाकाटकों के साथ शादी के जरिए एक बहुत मजबूत गठबंधन भी बनाया। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय की असली महानता सिर्फ जीतों में नहीं थी। उनका दरबार तो ज्ञान और कला का एक चमकता हुआ सितारा था। कल्पना कीजिए, भारत के 9 सबसे ब्रिलियंट दिमाग, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, एक ही छत के नीचे थे। महाकवि कालिदास, आयुर्वेद के पितामह धन्वंतरी और महान खगोल शास्त्री वराहमिहिर जैसे लोग, मतलब उस दौर की इंटेलेक्चुअल ड्रीम टीम।
अच्छा, इतने बड़े साम्राज्य को सिर्फ एक राजा तो नहीं चला सकता, है ना? इसको चलाने के लिए एक बहुत ही कुशल व्यवस्था, एक मशीनरी की जरूरत पड़ती है। तो चलिए जरा देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन काम कैसे करता था। तो सवाल है कि सब कुछ चलता कैसे था? एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के साथ। हर डिपार्टमेंट का एक हेड था। सेना के लिए महासेनापति थे, तो कूटनीति यानी डिप्लोमेसी के लिए महासंधि विग्रहक। खजाने का इंचार्ज अलग, रिकॉर्ड्स का हेड अलग। सब कुछ एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह था जो साम्राज्य को आराम से चला रहा था। अब इतनी बड़ी मशीन को चलाने के लिए फ्यूल तो चाहिए, यानी पैसा। वो कहाँ से आता था? ज्यादातर जमीन से। ये कंपैरिजन साफ दिखाता है कि जमीन से जुड़ा टैक्स, जैसे भाग, बहुत ज्यादा था, जबकि व्यापार पर टैक्स कम था। इससे एक बात तो साफ है कि गुप्त अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी खेती ही थी। और अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस युग को सच में स्वर्ण यानी गोल्डन बनाता है। वो था साहित्य, कला और संस्कृति का जबरदस्त विकास। यही तो इस साम्राज्य का धड़कता हुआ दिल था। जरा इस एक बात पर गौर कीजिए। कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम इतना ज्यादा प्रभावशाली था कि ये किसी भी यूरोपियन भाषा में ट्रांसलेट होने वाला पहला भारतीय काम बना। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुप्त काल की कला की गूंज दुनिया में कितनी दूर तक थी। और ये क्रिएटिविटी सिर्फ कालिदास तक ही सीमित नहीं थी। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानियां तो आज भी हम सब सुनते सुनाते हैं। और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, वो तो उस जमाने का एक पॉलिटिकल थ्रिलर था। ये पूरी लिस्ट उस समय की रचनात्मक ऊर्जा का एक जीता जागता सबूत है। संस्कृति के साथ साथ विज्ञान, गणित और टेक्नोलॉजी में भी एक क्रांति आ रही थी। और इस दौर के कुछ आविष्कारों ने तो दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, शून्य, जीरो, गणित के इतिहास का शायद सबसे बड़ा आविष्कार। शून्य की अवधारणा इसी युग में विकसित हुई और इस एक खोज ने गणित और विज्ञान के लिए अनगिनत दरवाजे खोल दिए। और इस बौद्धिक क्रांति के नायक थे महान विद्वान आर्यभट्ट। उनका लिखा ग्रंथ आर्यभट्टियम गणित और खगोल विज्ञान का एक ऐसा फाउंडेशनल टेक्स्ट है जिसने आने वाली कई सदियों के लिए ज्ञान का रास्ता दिखाया। अब जरा इन खोजों को देखिए। जिस जमाने में दुनिया का एक बड़ा हिस्सा पृथ्वी को चपटा मानता था, उस वक्त आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है और सूरज का चक्कर लगाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ग्रहण के पीछे के अंधविश्वास को हटाकर उसके वैज्ञानिक कारण बताए। ये अपने समय से सदियों आगे की सोच थी। और ये सिलसिला यही नहीं थमा। मेडिसिन में धन्वंतरी आयुर्वेद की नींव रख रहे थे। शिक्षा के क्षेत्र में कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा यूनिवर्सिटी जैसा नॉलेज हब बनाया और आर्किटेक्चर में दशावतार मंदिर जैसे बेहतरीन मंदिरों का निर्माण हो रहा था। हर तरफ तरक्की ही तरक्की थी। तो चलिए वापस उसी सवाल पर आते हैं। क्या गुप्त युग एक स्वर्ण युग था? जब हम फौजी ताकत, राजनीतिक स्थिरता और सबसे बढ़कर साहित्य, विज्ञान और कला में हुई उस जबरदस्त तरक्की को देखते हैं तो जवाब हाँ ही लगता है। लेकिन हर स्वर्ण युग का अंत भी होता है। स्कंदगुप्त को हूणों के समलों का सामना करना पड़ा और धीरे धीरे ये महान साम्राज्य ढलान की ओर चला गया। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कोई भी स्वर्ण युग आखिर खत्म कैसे होता है। नमस्कार। चलिए इतिहास के ऐसे मोड़ पर चलते हैं जहां एक महान साम्राज्य का सूरज डूब रहा था और उसकी रोशनी में कई नई शक्तियां जन्म ले रही थीं। हम बात कर रहे हैं गुप्त साम्राज्य के बाद के भारत की, एक ऐसा दौर जिसने इस जमीन का सियासी नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सोचिए जरा, क्या होता है जब कोई बहुत बड़ा सदियों पुराना साम्राज्य अचानक बिखर जाता है? क्या हर तरफ सिर्फ अफरा तफरी और अंधेरा छा जाता है, या फिर उसी राख से कुछ नया, कुछ और ज्यादा ताकतवर जन्म लेता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास में बार बार दोहराया गया है। जवाब ये है कि सत्ता की दुनिया में कोई जगह कभी खाली नहीं रहती। जैसे ही गुप्तवंश का पतन हुआ, एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा हो गया और इस खालीपन को भरने के लिए भारत के अलग अलग कोनों से कई महत्वाकांक्षी राजवंश उठ खड़े हुए। तो ये किसी युग का अंत नहीं था, बल्कि हजारों नई कहानियों की एक शानदार शुरुआत थी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से। यहां गुप्तों की परछाई से एक नई ताकत उभरी, पुष्यभूति राजवंश, और उसके सबसे चमकदार सितारे थे सम्राट हर्षवर्धन। इस राजवंश की नींव रखने वाले जो शासक थे
प्रभाकर वर्धन, उन्होंने सिर्फ राजा की उपाधि नहीं ली, बल्कि खुद को महाराजा धीराज कहलवाया, यानी राजाओं का राजा। समझ रहे हैं? ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये पूरे उत्तर भारत के लिए एक खुला ऐलान था कि अब एक नई महाशक्ति आ चुकी है। और फिर आए हर्षवर्धन। इनकी तो बात ही अलग थी। जरा सोचिए, महज 16 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठना। उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया, जो आने वाली कई सदियों तक उत्तर भारत की शक्ति का केंद्र बना रहा। खुद को राजपुत्र और शिलादित्य जैसे नाम दिए। उनकी फौज में 60,000 हाथी और 1 लाख घोड़े थे। और कमाल की बात यह है कि वो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कमाल के लेखक भी थे, जिन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे 3 मशहूर ग्रंथ लिखे। अब सवाल ये उठता है कि हमें हर्षवर्धन के बारे में ये सारी दिलचस्प बातें पता कैसे चली? तो इसका सारा श्रेय जाता है उनके दरबारी कवि बाण भट्ट को। उन्होंने हर्षचरित नाम का एक ग्रंथ लिखा, जिसमें अपने राजा की पूरी कहानी को अमर कर दिया। ये किताब उस दौर में झांकने के लिए एक खिड़की की तरह है। अच्छा, भारत में ये जो कुछ भी हो रहा था, क्या दुनिया की नज़र इस पर नहीं थी? बिल्कुल थी। चलिए देखते हैं कि इस नए दौर में भारत दुनिया के मंच पर क्या भूमिका निभा रहा था और दुनिया उसे कैसे देख रही थी। इस दौर का सबसे बड़ा गवाह अगर कोई था तो वो थे चीनी यात्री ह्वेनसांग। वो ज्ञान की तलाश में भारत आए और यहाँ पूरे 15 साल रहे। उन्होंने नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय को अपनी आंखों से देखा, लेकिन साथ ही पाटलिपुत्र और वैशाली जैसे पुराने शानदार शहरों को वीरान होते हुए भी देखा। उनके लिखे हुए दस्तावेजों से हमें उस वक्त के समाज की एक असली तस्वीर मिलती है। और हाँ, ह्वेनसांग अकेले नहीं थे। उनसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आए थे, और उनके बाद भी आयत सिंह जैसे कई चीनी विद्वान और भिक्षु ज्ञान की इस धरती की तरफ खिंचे चले आए। उनके यात्रा वृतांत आज हमारे लिए इतिहास का एक अनमोल खजाना है। और ये रिश्ता कोई एक तरफा नहीं था। हमारे यहाँ से भी, भारत से भी शासक अपने दूत चीन भेज रहे थे। हर्षवर्धन से लेकर दक्षिण के पल्लव और चोल शासकों तक कई भारतीय राजाओं ने चीन के साथ मजबूत कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्ते बनाए। मतलब साफ है, ये दुनिया से कटने का नहीं, बल्कि जुड़ने का दौर था। चलिए अब उत्तर से निकलकर भारत के दिल यानी दक्कन के पठार की ओर चलते हैं। देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य की राख पर वहां कौन सी नई ताकतें आकार ले रही थीं। यहां हमारी मुलाकात होती है वाकाटक वंश से। उत्तरी महाराष्ट्र में विंध्य शक्ति ने इस राजवंश की स्थापना की थी और इनकी पहचान जुड़ी थी ब्राह्मण धर्म से। ये वैदिक यज्ञों को बहुत मानते थे और ब्राह्मणों को बड़ी बड़ी जमीनें दान में देते थे, जिससे उन्हें धार्मिक और राजनीतिक दोनों तरह की मान्यता मिलती थी। वाकाटक शासकों के सफर को देखिए। प्रवरसेन प्रथम ने तो 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। ये अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन था। फिर रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त वंश की राजकुमारी प्रभावती से शादी करके अपनी राजनीतिक हैसियत और बढ़ा ली। और फिर प्रवरसेन द्वितीय जैसे शासक हुए, जो एक ताकतवर राजा होने के साथ साथ एक बेहतरीन कवि भी थे। लेकिन इतिहास का पहिया घूमता रहता है। वाकाटकों के बाद दक्कन के मंच पर एक और ज्यादा ताकतवर राजवंश ने कदम रखा, जिसने आने वाली कई सदियों के लिए दक्षिण की तकदीर लिख दी। ये थे बादामी के महान चालुक्य। और यहीं से उस दौर के 2 सबसे बड़े सूरमाओं के बीच एक महाटकराव की कहानी शुरू होती है। एक तरफ थे उत्तर के सम्राट हर्षवर्धन, जिनका सपना पूरे भारत पर राज करने का था, और दूसरी तरफ थे दक्कन के रक्षक चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय, जो किसी भी कीमत पर दक्षिण की आज़ादी को बचाने के लिए तैयार थे। तो इस जबरदस्त लड़ाई में हुआ क्या? कौन जीता? इसका जवाब हमें किस्से कहानियों में नहीं, बल्कि पत्थरों पर लिखे इतिहास से मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने ऐहोल में एक शिलालेख लिखवाया, जो साफ साफ बताता है कि इस जंग में हर्षवर्धन की हार हुई, और ये पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल का सबसे गौरवशाली पल था। तो इस लड़ाई का नतीजा सिर्फ एक हार जीत तक सीमित नहीं रहा, इसने तो भारत का नक्शा ही तय कर दिया। पवित्र नर्मदा नदी उत्तर में हर्षवर्धन के साम्राज्य और दक्षिण में चालुक्यों के साम्राज्य के बीच एक पक्की सरहद बन गई। इसने भारत को 2 अलग अलग ताकतों के प्रभाव क्षेत्रों में बांट दिया। लेकिन चालुक्यों की कहानी सिर्फ तलवारों और सियासत की कहानी नहीं है। उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी पत्थरों में सांस लेती है। चलिए उनकी कला और वास्तुकला की शानदार दुनिया में कदम रखते हैं। चालुक्यों ने वास्तुकला की एक बिल्कुल नई शैली बनाई।
वेसर शैली। अब ये क्या थी? आसान भाषा में कहें तो ये उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली का एक खूबसूरत संगम थी। ये उनकी काबिलियत का सबूत है कि कैसे वो दो अलग अलग संस्कृतियों को मिलाकर कुछ नया और अद्भुत बना सकते थे। और ये स्टाइल कोई एक दिन में नहीं बन गया। हम इसके विकास को उनके मंदिरों में साफ साफ देख सकते हैं। लाड खान मंदिर जैसे शुरुआती प्रयोगों से लेकर हुचीमल्ली गूड़ी मंदिर जैसे थोड़े जटिल डिजाइन तक, और आखिर में पट्टदकल के विरूपाक्ष मंदिर के रूप में ये शैली अपने शिखर पर पहुंची। विरूपाक्ष मंदिर तो चालुक्य वास्तुकला का कह सकते हैं कि एक शाहकार है। इसे रानी लोक महादेवी ने बनवाया था। इसी मंदिर में पहली बार ऊंचे गोपुरम यानी प्रवेश द्वार का इस्तेमाल हुआ, और इसकी दीवारों पर रामायण की कहानियों को इस तरह उकेरा गया है कि देखकर लगता है मानो वो अभी जिंदा हो उठेंगी। उनकी कलाकारी की गहराई का अंदाजा बस एक छोटी सी बात से लगाइए। विरूपाक्ष मंदिर की दीवारों पर नटराज शिव की कितनी नृत्य मुद्राएं हैं? 1, 2, 10? नहीं, पूरी 81 अलग अलग मुद्राएं। ये तो कारीगरी और भक्ति की हद है। तो चलिए वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था। जब कोई साम्राज्य बिखरता है तो क्या वो सच में एक अंत होता है, या फिर जैसा हमने आज हर्षवर्धन, पुलकेशिन और चालुक्य मंदिरों की कहानी में देखा, वो बस पत्थर पर लिखी जाने वाली हजारों नई कहानियों की एक शुरुआत होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास की गहराइयों में ही मिलता है। नमस्कार। तो चलिए आज समय में पीछे चलते हैं, दक्षिण भारत की उस धरती पर जहां एक से बढ़कर एक शक्तिशाली साम्राज्यों ने जन्म लिया और अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी जिंदा है। अगर आप इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इन ताकतों ने भारत का नक्शा कैसे बनाया। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सुपर पावर्स थे कौन? देखिए, अक्सर जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में मौर्य या गुप्त साम्राज्य का नाम आता है ना। पर पता है क्या, ठीक उसी वक्त दक्षिण में भी कुछ ऐसे कमाल के साम्राज्य फल फूल रहे थे जो आर्ट, ट्रेड और नेवल पावर में किसी से भी कम नहीं थे। तो आइए आज उन्हीं की कहानी को समझते हैं। अब देखिए, किसी भी कहानी को समझने से पहले उसकी जमीन, उसके बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। ये सारा एक्शन जिस इलाके में हो रहा था उसे प्राचीन काल में तमिलकम कहा जाता था। यहीं से दक्षिण भारत की महान कहानियों की नींव पड़ी। हमारी कहानी की शुरुआत होती है संगम युग से। ये एक तरह की गोल्डन एज थी जहां लिटरेचर और कल्चर अपने पीक पर थे, और इस दौर के सुपरस्टार्स थे 3 ताजधारी राजा, वो 3 महान राजवंश जिन्होंने मिलकर तमिलकम पर राज किया। अच्छा, तो ये 3 राजवंश थे, चोल, चैर और पांड्य। हर किसी की अपनी एक अलग पहचान थी। चोलों का शाही निशान था बाघ, चैरों का धनुष और पांड्यों का मछली। और हाँ, ये जो आप टेबल में देख रहे हैं ना, इनके ये निशान और इनकी राजधानियां जैसे उरयूर, वंजी और मदुरै, ये एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं संगम चोलों की। इनका पावर सेंटर था उरयूर, जो अपने कॉटन के ट्रेड के लिए पूरी दुनिया में फेमस था। लेकिन इनके जो सबसे महान राजा हुए, उनका नाम था करिकाल। अब जरा सोचिए, आज से लगभग 2000 साल पहले उन्होंने कावेरी नदी पर एक विशाल डैम बनवा दिया और पुहार जैसा बड़ा पोर्ट सिटी बसाया। उस जमाने की इंजीनियरिंग का क्या कमाल का नमूना रहा होगा ये। अच्छा, चोलों के बाद अब नंबर आता है चेरों का। कहा जाता है कि इन तीनों में ये सबसे पुराने थे। इनके सबसे महान राजा थे सेनगुट्टुवन, जिनकी नेवी का बड़ा दबदबा था। पर वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, उन्होंने पत्नी पूजा शुरू की, जो कन्नगी नाम की एक पत्नी की वफादारी का सम्मान करती है। और ये बात इतनी बड़ी थी कि इसका जिक्र हमें मशहूर तमिल एपिक शिलप्पादिकारम में भी मिलता है। और अब बारी है पांड्यों की। इनकी राजधानी थी मदुरई, जो उस वक्त लिटरेचर और नॉलेज का हब हुआ करती थी। जितनी भी महान तमिल संगम बैठकें हुईं, वो सब यहीं हुई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ग्रीक एम्बेसडर मेगिस्थनीज ने लिखा है कि पांड्या किंगडम पर महिलाओं का राज था। सोचिए, उस जमाने के हिसाब से कितनी प्रोग्रेसिव बात थी ये। इनके सबसे पावरफुल राजा थे नेडुंजिलियन, जो तलयालंगनम की लड़ाई के लिए जाने जाते हैं। पर देखिए, इतिहास का एक ही नियम है, वक्त बदलता है और पावर भी शिफ्ट होती है। ये टाइमलाइन यही दिखाती है। संगम युग के बाद सीन में एंट्री होती है पल्लवों की, और फिर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है जब चोल पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनकर वापस आते हैं। तो चलिए
अब बात करते हैं पल्लवों की। इन्हें चट्टानों का जादूगर भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सचमुच पत्थरों में जान डाल दी थी। इनकी बनाई वास्तुकला आज भी लोगों को हैरान कर देती है। पल्लव वंश की शुरुआत की सिंह विष्णु ने और इनकी कैपिटल थी कांची। ये साउथ इंडिया में रॉक कट आर्किटेक्चर के पायनियर थे। मतलब इन्होंने ही सबसे पहले बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने का ट्रेंड शुरू किया। और इनके दरबार में भारवी जैसे महान कवि भी थे, जिनकी रचना किरातार्जुनीयम एक मास्टरपीस मानी जाती है। पल्लवों में जो सबसे महान राजा हुए, उनका नाम था नरसिंहवर्मन प्रथम। आप इनकी ताकत का अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि इन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन चालुक्यों को उनके घर में, मतलब उनकी राजधानी वातापी में घुसकर हराया। और इस जबरदस्त जीत के बाद उन्होंने टाइटल लिया वातापी कोंड, जिसका मतलब है वातापी को जीतने वाला। महाबलीपुरम आज जो एक आर्किटेक्चरल वंडर है, उसका क्रेडिट इन्हीं नरसिंहवर्मन प्रथम को जाता है। सोचिए, एक ही पत्थर को तराश कर पूरा का पूरा मंदिर बना दिया, जिन्हें हम रथ मंदिर कहते हैं। और दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर रॉक रिलीफ में से एक अर्जुन की तपस्या भी यही है। आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब कहानी में होती है चोलों की ग्रैंड री एंट्री। लेकिन इस बार वो पहले जैसे नहीं थे। इस बार वो एक छोटे मोटे राज्य नहीं, बल्कि एक विशाल साम्राज्य के तौर पर लौटे, जिन्हें हम इंपीरियल चोल कहते हैं। और इस जबरदस्त साम्राज्य के आर्किटेक्ट कौन थे? वो थे महान राजराजा प्रथम। कह सकते हैं कि उन्होंने ही वो बुनियाद रखी जिस पर इंपीरियल चोलों की पूरी शानदार इमारत खड़ी हुई। राजराजा प्रथम सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि एक शानदार एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। देखिए उन्होंने क्या क्या किया। पूरे साम्राज्य की जमीन का सर्वे करवाया, एक ऐसी पावरफुल नेवी बनाई जिसका समुद्र पर राज था, और श्रीलंका का नॉर्दर्न पार्ट भी जीत लिया। और हाँ, तंजावुर का वो शानदार बृहदेश्वर मंदिर, वो उन्हीं की शिव भक्ति और ताकत का जीता जागता सबूत है। तो अगर राजराजा प्रथम ने नींव रखी, तो उनके बेटे राजेंद्र प्रथम ने उस इमारत को आसमान तक पहुंचा दिया। उनकी मिलिट्री जीत इतनी जबरदस्त थी कि जाने माने हिस्टोरियन V.A. स्मिथ ने उन्हें दक्षिण का नेपोलियन तक कह डाला। राजेंद्र प्रथम के कारनामे तो वाकई यकीन से परे हैं। उन्होंने सिर्फ पूरा श्रीलंका ही नहीं जीता, बल्कि अपनी आर्मी को लेकर उत्तर में गंगा नदी तक पहुंच गए। और सुनिए, यही नहीं रुके, उनकी नेवी ने समुद्र पार करके साउथ ईस्ट एशिया में श्री विजय साम्राज्य, मतलब आज के इंडोनेशिया तक चोलों का झंडा फहरा दिया। इंडियन हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन देखिए, कोई भी एम्पायर सिर्फ लड़ाइयों के दम पर लंबा नहीं टिकता। चोलों की असली ताकत, जो आज भी याद की जाती है, वो थी उनकी कमाल की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। उनका एडमिनिस्ट्रेशन एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह था। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा साम्राज्य बटा था प्रोविंस में, जिन्हें मंडलम कहते थे। फिर वो आगे वलानाडु और नाडु में बटे थे, और सबसे नीचे था गांवों का ग्रुप, यानी कुर्रम। एक परफेक्ट हायरार्की। पर चोल एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे क्रांतिकारी, सबसे कमाल की बात थी उनका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम। आप सोच भी सकते हैं, आज के पंचायती राज जैसा सिस्टम हजारों साल पहले था। गांवों की अपनी असेंबली होती थी और सभा। ये लोग इलेक्शन से अपनी कमेटियां यानी वारियम चुनते थे, जो टैक्स कलेक्शन से लेकर न्याय तक सब कुछ संभालती थी। उस जमाने के हिसाब से ये एक कमाल की डेमोक्रेटिक व्यवस्था थी। अच्छा, एग्जाम्स के लिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। चोल काल की कुछ खास टर्म्स, खासकर जमीन के दान से जुड़ी हुई, बार बार पूछी जाती हैं। जैसे कि ब्रह्मदेय, मतलब ब्राह्मणों को दी गई जमीन। वेल्लन्नवगई, मतलब नॉन ब्राह्मण किसानों की जमीन। देवदान, मंदिरों के लिए। और पल्लीचंदम, जैन संस्थानों के लिए। ये सीधे सीधे सवाल बनते हैं। तो सवाल ये है कि इन महान राजवंशों ने हमें विरासत में क्या दिया? उनकी लेगेसी सिर्फ किताबों की कहानियों में नहीं है, वो आज भी जिंदा है। पत्थरों पर उकेरे गए उनके आर्ट, उनके आर्किटेक्चर और उनके कमाल के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। और जब भी चोल लेगेसी की बात होती है, तो एक ही तस्वीर दिमाग में आती है, तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये चोलों की ताकत, उनकी दौलत और उनकी भक्ति का एक ऐसा सिंबल है जो आज भी शान से खड़ा है। ये द्रविडियन आर्किटेक्चर का सबसे बेहतरीन नमूना है। और जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि आज की हमारी मॉडर्न गवर्नेंस
चोलों के उस हजारों साल पुराने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ सीख सकती है? एक ऐसा सिस्टम जहां पावर सच में लोगों के हाथ में थी, जहां गांव अपने फैसले खुद लेते थे। इस बारे में सोचिएगा जरूर। नमस्कार, चलिए आज बात करते हैं अर्ली मिडीवल इंडिया यानी कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की। ये इतिहास का एक ऐसा दौर था जब एक के बाद एक कई शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ। आज हम इन्हीं बड़े बड़े राजवंशों को एक एक करके समझेंगे। ये टॉपिक न सिर्फ भारत के इतिहास को समझने के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। हम शुरू करेंगे कश्मीर से, फिर पहुंचेंगे बंगाल और वहां के पाल और सेन राजवंशों को जानेंगे। इसके बाद हम राजपूतों के उदय पर फोकस करेंगे, जिसमें प्रतिहार, सोलंकी और चौहान जैसे बड़े वंश शामिल हैं। और आखिर में हम सभी जरूरी बातों को समेट लेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं उत्तर से, कश्मीर घाटी से। देखिए, कश्मीर के इस दौर के इतिहास को जानने का जो हमारा सबसे बड़ा और प्रामाणिक सोर्स है वो है कल्हड़ की लिखी राजतरंगिणी। तो देखिए, डिटेल्स में जाने से पहले ये टाइमलाइन एक पूरा फ्रेमवर्क दे देती है। हमें पता चलता है कि कौन कब आया। शुरुआत होती है कारकोट वंश से, फिर आते हैं उत्पल और लोहार वंश, और आखिर में शाह मीर द्वारा मुस्लिम शासन की स्थापना हो जाती है। तो सबसे पहले है कारकोट राजवंश। इसके फाउंडर थे दुर्लभ वर्धन। लेकिन जो सबसे फेमस रूलर हुए और जिनसे सवाल बनते हैं वो थे ललितादित्य मुक्तापीड, जिन्होंने तुर्कों और कंबोजों को हराया था। इनकी सबसे बड़ी देन, जो आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण। इसे जरूर याद रखिएगा। कारकोट के बाद कहानी आगे बढ़ती है उत्पल और फिर लोहार राजवंश के साथ। इस दौर की एक बहुत खास बात यह है कि रानी सुगंधा और रानी दिद्दा जैसी महिला शासकों ने भी राज किया। और हाँ, लोहार राजवंश के राजा हर्ष ही थे जिन्होंने राजतरंगिणी के लेखक कवि कल्हड़ को संरक्षण दिया था। अच्छा, तो कश्मीर के बाद अब हम रुख करते हैं भारत के पूर्वी हिस्से की तरफ। यहाँ हम बात करेंगे बंगाल के दो बहुत ही प्रभावशाली राजवंशों की, पाल और सेन, जिन्होंने सदियों तक इस इलाके पर राज किया। पाल वंश की कहानी ना बहुत दिलचस्प है। इसके जो फाउंडर थे गोपाल, वो कोई राजा के बेटे नहीं थे, बल्कि लोगों ने उन्हें अपना राजा चुना था। ये एक बहुत ही यूनिक बात है उस जमाने के लिए। पाल राजा बौद्ध धर्म के बड़े संरक्षक थे और धर्मपाल ने तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी, जो उस समय का एक बड़ा लर्निंग सेंटर था। अब देखिए, उस दौर में पावर का सेंटर था कन्नौज, और कन्नौज पर कब्जे के लिए तीन बड़ी ताकतों के बीच एक जबरदस्त खींचतान चल रही थी। इसे ही हम कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। इसमें एक तरफ पाल थे, दूसरी तरफ गुर्जर प्रतिहार और तीसरी तरफ थे राष्ट्रकूट। ये तीनों ही कन्नौज पर कंट्रोल जाते थे। पालों के बाद बंगाल में आए सेन, और इनके बारे में एक मजेदार फैक्ट ये है कि ये मूल रूप से कर्नाटक से थे। इस वंश में बल्लाल सेन एक बड़े विद्वान शासक हुए, जिनकी लिखी किताबें दान सागर और अद्भुत सागर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और लक्ष्मण सेन को बंगाल का आखिरी हिंदू शासक माना जाता है। लक्ष्मण सेन का दरबार तो मानो टैलेंट का खजाना था। उनके दरबार में 5 रत्न थे और इनमें से एक नाम तो सबने सुना ही होगा, जयदेव, जिन्होंने लिखा था गीत गोविंद। ये उस समय की साहित्यिक समृद्धि को दिखाता है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत ही अहम है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी, राजपूतों का उदय। और इसे समझने की शुरुआत हम करेंगे उनकी एक पौराणिक उत्पत्ति की कहानी से, जिसे अग्निकुल सिद्धांत कहते हैं। तो ये अग्निकुल थ्योरी है क्या आखिर? देखिए, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके मुताबिक 4 राजपूत कुलों का जन्म माउंट आबू पर ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ के अग्निकुंड से हुआ था। और ये 4 कुल कौन कौन से थे? प्रतिहार, चालुक्य जिन्हें सोलंकी भी कहते हैं, परमार और चाहमान यानी चौहान। ठीक है, तो अब एक एक करके इन राजपूत वंशों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं पश्चिम के 2 बड़े नामों से, प्रतिहार और सोलंकी। पहले आते हैं गुर्जर प्रतिहार। अब यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है एग्जाम्स में। फाउंडर थे हरिश्चंद्र, लेकिन जो रियल फाउंडर माने जाते हैं, जिन्होंने असल में एम्पायर को मजबूत किया, वो थे नागभट्ट प्रथम। इस वंश के सबसे महान शासक हुए मिहिर भोज, जिनकी उपाधि आदि वराह थी। ये अक्सर पूछा जाता है। अब बात करते हैं गुजरात के चालुक्यों की, जिन्हें सोलंकी भी कहते हैं।
इनका टाइम पीरियड दो बहुत बड़ी घटनाओं का गवाह बना। पहली, महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तब भीमराज प्रथम का शासन था, और दूसरी, इन्हीं के एक सामंत बिमल शाह ने माउंट आबू पर शानदार दिलवाड़ा जैन मंदिर बनवाए थे। तो प्रतिहार और सोलंकी के बाद अब हम उस दौर की आखिरी बड़ी शक्तियों पर आते हैं, और इसमें सबसे अहम है चौहान, जिनकी कहानी ने इतिहास को एक नया मोड़ दिया। चौहान वंश में विग्रहराज चतुर्थ एक बड़े राजा हुए जिन्होंने तोमरों से दिल्ली छीनी थी। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने हरिकेली नाम का एक नाटक भी लिखा था। लेकिन इस वंश के सबसे महान और प्रसिद्ध शासक हुए पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें हम राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। उनकी कहानी हमें चंदबरदाई की पृथ्वीराज रासो से मिलती है। और पृथ्वीराज चौहान का नाम आते ही जिक्र होता है तराइन की 2 लड़ाइयों का। ये केवल बिल्कुल साफ दिखाती है कि सिर्फ 1 साल के अंदर कैसे पूरी बाजी पलट गई। 1191 में हुई पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीते, और ठीक अगले ही साल 1192 में दूसरी लड़ाई में उनकी हार हुई। तो सवाल ये उठता है कि तराइन की दूसरी लड़ाई इतनी अहम क्यों है? क्यों इसे भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि इसी हार के बाद उत्तर भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ी, जिसने आने वाली सदियों के लिए इतिहास की दिशा ही बदल दी। चौहानों के अलावा 2 और वंशों का जिक्र जरूरी है। एक तो गहड़वाल, जिनके राजा जयचंद्र को मोहम्मद गौरी ने 1194 में चंदावर की लड़ाई में हराया, और दूसरे थे परमार, जिनके सबसे महान राजा हुए राजा भोज। और हाँ, राजा भोज का जिक्र आते ही ये बात याद रखनी जरूरी है कि ये पूरा दौर सिर्फ लड़ाइयों का नहीं था। राजा भोज खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे। वो एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़े विद्वान, एक आर्किटेक्ट और एक लेखक भी थे। उन्होंने भोजपुर शहर बसाया और एक संस्कृत यूनिवर्सिटी भी खोली थी। चलिए, तो अब फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि इस पूरे डिस्कशन से हमें एग्जाम के लिए कौन से की पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला, राजवंशों को रीजन के हिसाब से याद करें। दूसरा, हर वंश का फाउंडर कौन था ये जरूरी है। तीसरा, मार्तंड सूर्य मंदिर, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और दिलवाड़ा मंदिर जैसे कल्चरल लैंडमार्क्स को याद रखें। चौथा, त्रिपक्षीय संघर्ष और तराइन की लड़ाई जैसी निर्णायक लड़ाइयां बहुत इंपॉर्टेंट है। और पांचवां, बल्लाल सेन और राजा भोज जैसे विद्वान शासकों को न भूलें। तो जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। इन राजाओं की लड़ाइयों और वंशों के अलावा सोचिए कि इन साम्राज्यों ने भारतीय उपमहाद्वीप को कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर क्या दिया। इनकी असली विरासत क्या थी? इस पर विचार करने से इस दौर की हमारी समझ और भी गहरी होगी।